शुभ संध्या मित्रों, शुभ संध्या वो सभी श्रोता जो मुझसे जुड़े हैं और जो जुड़ रहे हैं उन सभी को भी बहुत बहुत प्रणाम। यथा योग अभिवादन। मैं गाजियाबाद से नंदिनी श्रीवास्तव आप सबके बीच फिर आज अपने उसी कार्यक्रम आपकी बात नंदिनी के साथ। मित्रों, आज 3 ऐसी नारियां हैं जो वैसे तो सृजन करती हैं, अच्छी कवित्री हैं, अच्छी लेखिका हैं। उनकी जो सृजनशीलता है, जो रचना धर्मिता है, वो मौलिक है और अपने कार्य और अपने जो है अनूठे प्रयास, अपने मेहनत के बल पर उन्होंने हिंदी साहित्य जगत में अपना एक मुकाम बनाया है, एक नाम बनाया है। तो ऐसी 3 नारियों के साथ मैं फिर आज आप सबसे रूबरू हो रही हूँ सिटी अपडेट के इस कार्यक्रम आपकी बात नंदिनी के साथ में। तो आइए उनका परिचय उनसे ही जानते हैं, उनकी यात्रा, उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं, प्रश्न हमारे उत्तर उनके। तो आज हमारी जो आज की पहली मेहमान है, उनका नाम होता है डॉक्टर अल्पना सुहासिनी। अल्पना जी मूलतः जो है वो हरियाणा के हिसार से हैं, पर वो गाजियाबाद में रहती हैं। बहुमुखी प्रतिभा की धनी है अल्पना जी। लेखन, पठन, पाठन, वाचन, संचालन, अभिनय, मतलब इन्होंने किसी और के लिए कुछ छोड़ा नहीं है गाजियाबाद में, किसी और महिला के लिए। तो मैं डॉक्टर अल्पना सुहासिनी जी का सिटी अपडेट के इस कार्यक्रम आपकी बात नंदिनी के साथ में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी जी। और मेरे लिए भी सौभाग्य है आपके इस आयोजन में आना। और मेरा ये मानना है कि आपने एक इतना बड़ा स्तर बनाया है इस आयोजन का, इस कार्यक्रम का, और लॉकडाउन के दौर में एक बहुत सुनहरा अवसर आपसे गुफ्तगू करना, बातचीत करना, और आपका अंदाजे बयां तो वाकई कमाल होता है। और मैं हमेशा आपके सभी कार्यक्रम देखती हूँ। बहुत ही खूब, बहुत बधाइयां भी आपको, बहुत शुभकामनाएं भी। बहुत बहुत शुक्रिया इस आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए। और जितने भी श्रोता जुड़ गए हैं उन सबको फिर मैं सिटी अपडेट चैनल की तरफ से, इस चैनल के संपादक प्रवीण कौशिक जी की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही हमारी आज की जो दूसरी मेहमान है, उनको मैं बहुत सादर के साथ, बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ। उनका नाम होता है मधु मोहिनी उपाध्याय जी, जिनको मैं बहुत प्रेम से मधु दीदी कहती हूँ। जैसा उनका नाम है मधु मोहिनी, वैसी उनकी वाणी है, वैसा ही उनका अस्तित्व भी है। मधु की तरह वाणी और मोहिनी की तरह उनका व्यक्तित्व। वो मूलतः बरेली से हैं और पिछले कई वर्षों से नोएडा में हैं। देश विदेश में अपने सुंदर काव्य पाठ की वजह से, अपने छंदों की वजह से, गीतों की वजह से वो जानी पहचानी जाती हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत प्यार, आभार नंदिनी, तुम सचमुच में आनंदिनी हो। इतना इस समय जब दुनिया दुख में है, शोक में है, तो तुम इतने अच्छे कार्यक्रमों से एक ऐसा दर्शन दिखा रही हो, एक ऐसा दृश्य दिखा रही हो, कैसे लोगों से मिलवा रही हो और लोगों को भी आनंदित कर रही हो। ये सबसे बड़ी बात है। तो मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, तुमसे मिलकर, तुम सबसे मिलकर। और अभी मैंने अल्पना सुहासिनी, दोनों ही नाम बहुत शानदार हैं, सुहासिनी, तो उससे मिली। और देखो अभी किससे मिलना है। बहुत बहुत प्यार, आभार, सभी को नमस्कार। जी दीदी, और इस कार्यक्रम का कद निश्चित ही अल्पना जी, मधु मोहिनी दीदी के उपस्थिति से इस कार्यक्रम का कद जो है अपने आप बहुत ऊपर उठ गया है। और मैं आज की तीसरी मेहमान जो है उनको बहुत स्नेह और प्यार से, दुलार से आमंत्रित करती हूँ। वो मेरी अनुजा है और उनका नाम है दिव्या दुबे नेह। दिव्य रूप, वाणी में नेह, और जो है वो कविता में तो वो है ही कमाल की। बहुत सारे चैनल्स में, बहुत सारे कार्यक्रम में वो अक्सर देखी जाती हैं। रायपुर से है, छत्तीसगढ़ की हैं और मेरी अनुजा है। मैं उनको बहुत बहुत स्नेहिल आमंत्रण देती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है दिव्या। बहुत बहुत प्रणाम आप सभी का। और अपनी बात को बहुत ही सुंदर और अनोखे सरल ढंग से लोगों तक पहुंचाने का जो कार्य हमारे इस दौर में साहित्यकारों को रूबरू कराने का जो कार्य दीदी कर रही हैं, और ये शानदार कार्यक्रम आपकी बात नंदिनी के साथ बहुत ही शानदार है। और इस कार्यक्रम के लिए बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ नंदिनी दी को। बहुत बहुत शुक्रिया जी दिव्या
जी, और फिर मैं बहुत सारे श्रोता जुड़ गए हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, और जो नए जुड़े उनको शुभ संध्या कह करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। और अपने पहले प्रश्न के साथ मैं डॉक्टर अल्पना सुहासिनी के पास पहुंचती हूँ, और जो मेरा पहला प्रश्न सारे मेहमानों से होता है, वो सबको पता है, वो यही होता है कि अब तक की यात्रा कैसे तय हुई, डॉक्टर अल्पना सुहासिनी कवित्री कैसे बन गई, कहाँ से ये शुरू हुआ और कैसे हुआ? जी जी नंदिनी जी, मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे पिताजी जो हैं श्री निर्दोष खेसारी जी, वो हरियाणा जी। के ख्यातिनाम साहित्यकार रहे हैं। तो पृष्ठभूमि मुझे साहित्यिक मिली, और आरंभ से जी। ही घर में जब आंखें खुली, पैदा हुई, तो किताबें ही किताबें चारों तरफ, और किताबें पढ़ने का शौक भी बहुत रहा। तो हम 5 भाई बहन हैं मूलतः, और सबसे छोटे जो भाई थे मुझसे, जो 7 साल बड़े थे, वो और मैं, हम दोनों को साहित्य का भी रुचि है, और बस वहीं से पुष्पित पल्लवित होते रहे संस्कार। हालांकि पिताजी का देहावसान तो मैं तब 7th 8th क्लास में थी तभी हो गया था, लेकिन भाई ने उस परंपरा को, साहित्यिक धारा को बचाए रखा, और मुझ तक जो है वो बहाई। और उसके बाद जो है कुछ करने का जज्बा था, जुनून था, तो परिस्थितियां, मेरा ये मानना है कि आप जिस दिशा में बढ़ते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, होना चाहते हैं, ईश्वर वैसे वैसे लोगों से और वैसी परिस्थितियों से आपको मिलवाते चलते हैं। तो आकाशवाणी आया हिसार में, और मैं आकाशवाणी हिसार में उद्घोषिका हुई, और उसके बाद जो है दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर हमारे यहाँ निकलता था, तो उसमें पहली महिला पत्रकार होने का मुझे, मतलब ये मोहलत मिली एक तरह से ईश्वर की तरफ से। और साथ ही साथ फिर वहीं पर उप संपादिका भी हुई, और साथ में सिटी केबल वगैरह में न्यूज रीडिंग का और वो सब मैं कार्य लगातार करती रहती थी। और उसके बाद जो है फिर लेखन का तो शुरू से ही था, छिटपुट गलत सलत लिख लेना, लेकिन ये लगता था कि शायद मैं सही नहीं लिखती कॉलेज में। लेकिन मैं बहुत सारी प्रतियोगिताओं में, डिबेट में और स्पीच कॉन्टेस्ट सब में जाती थी। मतलब मैंने उस समय में इंटर यूनिवर्सिटी और नेशनल लेवल तक हर तरह की पार्टिसिपेशन कर लिया था, और थिएटर करना शुरू कर दिया था, थिएटर बहुत करती थी उस दौरान में। तो ये चीजें व्यक्तित्व निर्माण करती चली, और फिर यहाँ शादी के बाद गाजियाबाद में जब मैंने पीएचडी करना शुरू किया, तो आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जैसी शख्सियत, जो कि महाकवि हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं, उनका आशीर्वाद मिला, और उनके निर्देशन में पीएचडी का कार्य शुरू किया। तो लेखन जो है, फिर ऐसे लोग जब आपके आसपास हों, तो खुद ही बस लिख लेती हूँ। मुझे नहीं मालूम कैसा लिखती हूँ, कैसा नहीं, लेकिन ये है कि बस लिखती रहती है, प्रयासरत हूँ। और फिल्में जो है, थिएटर चूंकि किया था, तो फिल्मों में भी 3 फिल्में की हैं अभी, और 2-3 और अभी चल रहा है उस बारे में। जी। तो बस नहीं, मैंने अल्पना जी को सुना है, उनके संचालन में मैंने काव्य पाठ भी किया है, मुझे याद है पिछले वर्ष। तो मुझे पता है कि आप थोड़ा बहुत नहीं लिखती, आप बहुत अच्छा लिखती, बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। और सच में अल्पना जी ने जो बात कही, उससे मुझे वो शेर याद आता है कि हम है दरिया, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ बढ़ चलेंगे रास्ता हो जाएगा, नाश्ता हो जाएगा। और मैं अगले प्रश्न के साथ मधु मोहिनी उपाध्याय जी के पास पहुंचती हूँ, और उनसे भी यही प्रश्न, मेरा पहला प्रश्न यही होगा कि मधु दीदी, आपके अब तक की यात्रा, मतलब पढ़ाई लिखाई कैसे हुई, कविता लिखने का जो ये भाव है वो कब उत्पन्न हुआ, किससे प्रेरित होकर के हुआ, कविता लिखना, पहली कविता कब लिखी, मतलब अब तक की साहित्यिक यात्रा के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए, जो कुछ भी आप बताना चाहती हैं। अपना माइक खोल लीजिए दीदी, माइक म्यूट है, माइक म्यूट है। दीदी माइक फिर म्यूट हो गया। जी दीदी बोलिए। बहुत बहुत आभार प्यार नंदिनी। आ रही है आवाज सबको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए। आ रही है आवाज? आ रही है? जी दीदी आवाज आ रही है, आप बोलिए। अच्छा, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? मैं दिख नहीं पा रही, मैं खुद को नहीं देख पा रही, मैं दिख रही हूँ? नहीं, बिल्कुल आप दिख रही हैं। दिख रही हैं आप, और आवाज भी आ रही है। तुम लोग मुझे देख पा रहे हो? अच्छा, मेरे में कुछ हो रहा है। चलो ठीक है, मैं बात शुरू करती हूँ, और मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक चले। आज कुछ व्यवधान हो रहा है, क्यों हो रहा है आई डोंट नो। चलो मैं शुरू करती हूँ।
सभी को नमस्कार करती जी हूँ। दीदी। मेरी काव्य यात्रा लगभग 3 दशक की है। मैं पढ़ा चुकी हूँ 4 दशक केंद्रीय विद्यालय में, संस्कृत हिंदी। उससे पहले म्यूजिक टीचर, डांस टीचर रही मैं 3 साल पब्लिक स्कूल में। और वहां से मुझे कुछ संगीत मेरे संस्कारों में है, मेरे ब्लड में। मेरे फादर डिग्री कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे हिंदी के, डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल रहे। अब वो नहीं है, शारीरिक रूप से यह शरीर उनका है और वो कहीं ना कहीं आसपास जरूर है। और इसके अलावा मेरी माँ चंद्रकला मिश्रा म्यूजिक संगीत में बहुत ज्यादा भजन इत्यादि गाया करती थी। तो हमारे ब्लड में है संगीत, साहित्य, संस्कार। तो कविता का मन हुआ करता था लिख जाए, लेकिन कभी लिखी नहीं गई। लेकिन विद्यालय में डांस सिखाते सिखाते ऐसा लगा कि मैं कुछ इस सरस्वती वंदना को बढ़ा दूं। तो जब ये वंदना बढ़ गई तो मुझे लगा कि अरे मैं तो लिख सकती हूँ। और जो सबसे ज्यादा नेगेटिव स्थान है, जो कहते हैं टॉयलेट में निकला सरस्वती वंदना का छंद कि मन हो निर्मल चित्त स्थिर प्रकृति निश्चल ही रहे, साधना में लीन निष्दिन अर्चना तेरी करे, तार भवसागर से अम्मा भक्त का उद्धार कर, शुभ्र बसना शारदे मां ताप हर। बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ था, जैसे नंदिनी तुम्हें कोरोना छू के चला गया, ऐसे लोगों को छू के भी वो दुखी हो जाएगा कि गलत जगह चला गया, इसलिए भाग लिया, समझा। तो तब से कविता शुरू हुई, कविता की यात्रा शुरू हो गई। मेरी 3 पुस्तकें हैं और ईश्वरीय कृपा से मुझे बहुत बहुत बड़े अकल्पनीय वो पुरस्कार मिले जिनके लिए मैं खुद भी चकित हूँ, अचंभित हूँ, आनंदित हूँ, उल्लसित हूँ। बहुत बहुत प्यार। अब बोलो तो कुछ और डिटेल बताऊं, नहीं तो अगले नंबर पर तुम दिव्या पर आ जाओ। नहीं दीदी, थोड़ा सा बताइए, और श्रोता जानना चाहेंगे आपके बारे में, और हम तीनों भी जानना चाहेंगे। जानना चाहती हो तो सुनो। फिर कविता की यात्रा शुरू हो गई। शुरू में मैं वैराग्य पर लिखती थी, भक्ति पर लिखती थी। फिर मुझे दीदी के जेठ जो अभी इस समय वो भी इस दुनिया में, उन्होंने अचानक कहा तुम क्या बात करती हो, तुम क्यों नहीं लिखती सामाजिक विसंगतियों में। मेरे पैर में फोड़ा निकला हुआ था, तो मुझे लगा कि अच्छा मैं लिखूं। तो फिर मैंने लिखा कि पैर की पीड़ा से व्याकुल हम गए डॉक्टर पास, दर्द अधिक दाने का साइज नहीं बड़ा था खास, टॉर्च लगाकर देखा उसमें छोटा सा था दाना, दाने को फोड़े में बदलकर मनी था उसको खाना, पैर में पट्टी बांध के दी सस्ती गोली की पुड़िया, उस पर भी कैप्सूल लिखे पर्चे पे बिठा के चिड़िया, दिल पर पत्थर रखकर हमने पर्स कर दिया खाली, घाव हुआ भरने को जब ही कैंची तुरंत चला दी, एक दर्द पैसे का, एक दर्द पैसे का नंदिनी, दर्द पैसे का दिव्या, एक दर्द पैसे का अल्पना, एक दर्द पैसे का दूजा फोड़े का था दूना, मीठे मीठे बोल बोलता चतुर लगाता चूना। क्या बात है, क्या बात 100 रुपया, 100 रुपए 30 साल पहले बहुत होते, 100 रुपये रोज ही इसको कब तक भेंट करेंगे, कब तक भेंट करेंगे। लगता था फोड़े के कारण अब हम भेंट चढ़ेंगे। हम तो सहन कर गए पीड़ा, सेंट्रल स्कूल में हम तो सहन कर गए पीड़ा, समाज का दर्द देखे। पहली कविता है व्यंग्य की, हम तो सहन कर गए पीड़ा नंदिनी हम तो सहन कर गए पीड़ा, उन पर क्या बीतेगी रोजी डॉक्टर खाएगा तो चक्की नहीं चलेगी। इस घटना ने हम पर ऐसा मेंटल शॉक लगाया दिव्या, इस घटना ने हम पर ऐसा मेंटल शॉक लगाया सुहासिनी कि हाइपरटेंशन में ह्यूमर की पोएटस हमें बनाया। अंतिम 2 पंक्तियां, इस घटना ने हम पर ऐसा मेंटल शॉक लगाया, हाइपरटेंशन में ह्यूमर की पोएटस हमें बनाया। जब जब दर्द किसी को होता, जब दर्द किसी को होता, जब दर्द किसी को होता, हम कविता लिखते हैं, भीतर भीतर रोते बाहर हंसते ही दिखते हैं, भीतर भीतर बाहर हंसते ही दिखते हैं। ऐसी कविता लिखते लिखते सबसे पहले पहुंच गए हम राष्ट्रपति भवन। अचानक क्या बात है किसी और को, लेकिन हमारा नाम तो ये है कविता के लिए हमारे लिए एक बहुत बहुत बड़ी यात्रा का एक बहुत आनंददायी सफर। अब इस सफर को आगे बढ़ाओ, फिर आगे बताती हूँ। जी बिल्कुल दीदी, और सच में पीड़ा से कविता उपजती है। और दीदी ह्यूमर में लिखी, और मैंने मृत्यु से संवाद का गीत लिख दिया अभी, जब मैं बुखार में 1 महीने पड़ी रही तो। क्या बात है। और जो है अभी, हाँ वियोगी होगा पहला। हाँ बिल्कुल। और बहुत अच्छा दीदी का पढ़ने का अंदाज कितना अच्छा है कि वो कविता जो है ना वो दुगनी पहुंच जाती है लोगों के पास। और पहली रचना है, दिव्या के पास पहली रचना है ये। उसके बाद गीत लिख के छान लेती है। अब तो जो लिखवा देती है सरस्वती, जिससे जो काम लेना है मुझसे वो ले लेती है। बिल्कुल सही बात, उनको जो कार्य लेना है वो ले लेती हैं। तो मैं दिव्या के पास आती हूँ और उनसे भी यही पूछती हूँ कि दिव्या दुबे जो है वो नेह कैसे बन गई, उनकी नेह तक की यात्रा कैसी हो, कैसे तय हुई? जी जरूर दी।
मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी साहित्य और संगीत से संबंधित थी और मैंने क्लास 1 से ही स्टेज में अपना कदम रख चुकी थी और संगीत मेरी कमजोरी थी। मैंने संगीत में शिक्षा ग्रहण की और खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से सितार वादन किया। साथ में गीतांजलि डिप्लोमा किया। लोक संगीत विभाग में मैंने छत्तीसगढ़ी फोक म्यूजिक एंड डांस में डिप्लोमा किया 2 साल। उसके बाद मैंने इंडियन फोक म्यूजिक एंड डांस में और ये चलते चलते मुझे एक वाइवा हमारा होता था जिसमें होता था कि आप अपनी ही लिखी हुई रचना आप एग्जाम में प्रस्तुत करें। तो बस वहीं से मेरी ये दिव्या दुबे की यात्रा शुरू हुई। मैंने सबसे पहली गजल लिखी टूटी फूटी थी, लेकिन लोगों ने बहुत पसंद किया। कुछ सुधार में बाद में किया मैंने और मैं गायन के साथ साथ वादन और चित्रकला सभी रुचि मेरी बहुत ज्यादा रुचि थी। और लेखनी मैंने तो पहली लेखनी अपनी क्लास 7th में चलाई थी, जो बहन के ऊपर मेरी कविता थी। और बाद में धीरे धीरे मैंने बारीकियों को पढ़ा, समझा और सीधे एक मंच मिला जिसमें मुझे सरस्वती वंदना के लिए बुलाया गया था, जहाँ कवित्री आई नहीं थी। और मैंने निराला जी की वंदना मैंने की वहां पे। तो लोगों को बहुत सुनाई। उन्होंने मुझे पीछे से बोला कि आप कुछ और भी सुनाएं। आवाज के कारण मुझे बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया और मैंने एक गजल पढ़ी जो मैंने लिखी थी। उसके बाद मेरी यात्रा अनवरत चलती रही और आज दिव्या दुबे ने के नाम से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। बिल्कुल, और अच्छा लगा सुन करके ये कि दिव्या दुबे ने की यात्रा जो है संगीत से शुरू होकर के कविता पे आ करके और अभी भी जारी है। और अगले प्रश्न के साथ फिर मैं अल्पना जी के पास आती हूँ। अल्पना जी कि मतलब एक सवाल आपसे कि लेखन, पठन, पाठन, संचालन, उद्घोषिका, रंगमंच, थिएटर, एक्टिंग, मतलब कुछ हम जैसों के लिए भी छोड़ा है या सब कर लिया है? नंदिनी जी ऐसा ना कहें, मैं तो स्वयं आपकी इतनी मुरीद हूँ। आप इतना अच्छा लिखती हैं, इतनी अच्छी गजलें कहती हैं और इतना अद्भुत तरीके से आप संचालन करती हैं इस कार्यक्रम का। ऐसा ना कहें आप बहुत कुछ कर रही हैं। बाकी बस थोड़ा सा फिल्मों का यूं अलग रहा कि मुझे शुरू से थिएटर करती थी, पता नहीं अनायास कई बार परिस्थितियां बनती हैं कि आप सीखते चलते हैं और आपको अचानक से कुछ ईश्वर की बहुत अनुकंपा रही मेरे ऊपर। मैं कहूंगी कि वैसे अगर आप देखें तो मैं जिस परिवेश से हूँ, गुर्जर समाज से, वहां लड़कियों को पढ़ाते भी नहीं हैं। तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि माता पिता दोनों शिक्षित थे और फिर पिता के जाने के बाद थोड़ा सा लगा था कि बहुत कुछ शायद न कर पाऊं, पूरे मोहल्ले की नजरें, निगाहें और वो सब। लेकिन फिर भी जो है अवसर मुझे बहुत मिले। ये ईश्वर मुझे हमेशा ये लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको निरंतर चलाती है, लेकर के चलती है और स्थितियां परिस्थितियां जैसा आप चाहते हैं वैसा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि सोच बड़ी रखें तो होता जरूर है। मैंने अपनी जिंदगी में ये महसूस किया और मैं ईश्वर की धन्यवादी हूँ इसके लिए। वाकई बचपन में पढ़ने का बहुत शौक था, तो बस वो शौकिया पढ़ती थी। ऐसा नहीं कि मैंने सोचा कि कुछ लिखूंगी या करूंगी, इतना पढ़ती थी मैं, दिन रात लिटरेचर पढ़ती थी। लेकिन अब वो जब मंच संचालन के लिए खड़े होते हैं तो कोई पूर्व तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो कहीं ना कहीं फीड है सब, वो अचानक से आ जाता है। और ऐसे ही लेखन में भी यही चीज काम आती है। और ये सभी क्षेत्र एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। अभिनय की भी बात करें तो फिल्म जो होती है वो कहीं ना कहीं जब आप एक अच्छी फिल्म देख करके उठते हैं तो ऐसा लगता है मानो आपने एक उपन्यास पढ़ लिया हो, बहुत ही सार्थक और अच्छा। तो ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो थिएटर भी इसी तरह से था। तो बस अचानक से हरियाणा में मौका मिला। हरियाणा में यशपाल शर्मा जी जो हैं वो हिसार से हैं और अद्भुत अभिनेता हैं। आपने उन्हें देखा होगा, राउडी राठौर और गंगाजल और सब में। तो वो हमारे हिसार से ही भाई के मित्र रहे हैं। तो वो इन दिनों हरियाणवी सिनेमा के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने ही सबसे पहली जो फिल्म मिली थी वो एसपी चौहान द स्ट्रगलिंग मैन, और इसमें जो है जिमी शेरगिल थे, युविका चौधरी थी और यशपाल शर्मा जी। उसमें एक शुरुआत में छोटा सा वो मिला था। और उसके बाद एक राजकुमार राव के साथ फिल्म की है
और वो बॉलीवुड मूवी है, हंसल मेहता प्रोडक्शन है, लेकिन हरियाणा बेस्ड है, मतलब है बॉलीवुड की मूवी बट हरियाणा बेस्ड है। तो उसमें जो है राजकुमार राव है, तो उसमें भी अभिभावक का रोल है मेरा, छोटा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ है। हंसल मेहता प्रोडक्शन में होना ही मेरे लिए थोड़ा सा ये था कि चलिए, बिल्कुल सही बात है। और अभी जो तीसरी फिल्म है वो यशपाल शर्मा जी बना रहे हैं, हरियाणा के सूर्य कवि हुए हैं पंडित लक्ष्मीचंद, उन पर बायोपिक बन रही है और बहुत बड़े लेवल पर, जिसको कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाएगा। उसका पहला पार्ट बन गया है, उसमें यशपाल शर्मा जी जो हैं वो लक्ष्मीचंद जी का रोल निभा रहे हैं और मैं लक्ष्मीचंद की पत्नी का रोल निभा रही हूँ। तो ये फिल्म मेरे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतने बड़े अभिनेता के समकक्ष रोल मिलना मतलब बहुत बड़ी मुझे लगता है। तो बस वही है, और पठन पाठन अभी भी शौक है, लगातार चलता रहता है। आप जैसे सुधीजनों को सुनना लगातार चलता रहता है, माँ शारदे की कृपा हो जाती है तो कुछ कह लेते हैं, कुछ लिख लेते हैं। तो मैंने एक बार एक गजल कही थी कि मेरी जो इच्छा थी, कहीं वो पंक्तियां फूटी थी कि बेजुबाई इस शहर की मैं ही जुबां हो जाऊंगी, बेजुबाई इस शहर की मैं ही जुबां हो जाऊंगी, और चल पड़ी तन्हा भी गर तो कारवां हो जाऊंगी। क्या बात है, मैंने पढ़ी थी ये। शुक्रिया। तो बस इसी तरह से जो है, आपका स्नेह है, आप लोगों की दुआएं हैं, तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं थोड़ा बहुत जी। बिल्कुल सही बात है। और मधु मोहिनी दीदी, ये बात बिल्कुल सही कही गई है, जिसने भी कहा है, जिसने भी, आज भी हम इसको कहते हैं कि लोग औरत को अबला समझते हैं, लेकिन सच में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसी अल्पना जी जैसी, आप जैसी कितनी महिलाएं जो हैं वो उदाहरण के तौर पे हैं, जो घर परिवार बच्चा पति और लेखन पठन पाठन और उसके बाद जो है समाज के जो सामाजिक जो अपना दायित्व है उसको भी निभा रही है, और उसके साथ साथ थिएटर एक्टिंग फिल्म, मतलब सच में ये औरत के बस की बात है। मैं कुछ अगर गलत नहीं कह रही हूँ तो मुझे मुझे लग रहा है कि मैं गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन सच में औरत अबला तो बिल्कुल नहीं है, वो सबला है। और ऐसी ऐसी एक सबला औरत मधु मोहिनी, सबला नारी के पास एक सवाल लेकर के मैं आती हूँ। मधु दीदी, आप सुन पा रही है मुझे? मैं इतनी सारी बातें मेरे पास सबला होने की है, लेकिन तुम पे समय नहीं है, तो मैं जरा स्पीड ज्यादा रखूंगी, बातें ज्यादा बता दूंगी, समय कम लूंगी। तुमने सबला की बात दीदी की, तो आप, मेरे माय गॉड, आज ही पता, मैं बीच में डिस्टर्ब हो जाती हूँ, बार बार ये फ्लो दिखाने लगता है वो करके। जिस दिन दीदी आप मेरी बोलिए, कोई मतलब डिस्टर्ब। 9.5 महीने थे मेरी, सुनाई पड़ रहा है? आराम से सुनाई पड़ रहा है या माइक फिर से बंद है? हाँ दीदी, माइक तो ऑन नहीं है। आप माइक जिस माइक दिन, मत छेड़िए, आप ऑन रहने दीजिए। अच्छा अच्छा, मेरी बात सुन लो, अगर ये बाई चांस बंद हो जाए घबराना नहीं, क्योंकि मुझे बार बार ये दिखा रहा है लो बैटरी, तो मैं फिर से कर दूंगी, तुम दिव्या से बात कर लेना, मैं ऐड कर दूंगी कुछ ना करके, ठीक है? मैं बात करती हूँ, सुनो। 9.5 महीने हो गए थे मेरी प्रेगनेंसी के, डॉक्टर ने कहा था एडमिट हो जाओ, बच्चा होने वाला, और मैं एग्जाम देने गई, अपना एग्जाम कैंसिल हो गया, एग्जाम नहीं दे पाई, वापस आ गई। प्रोफेसर ने कहा आप ही की वजह से कैंसिल, लेबर पेन शुरू हो रहा था, और आके बच्चा मणि ने जन्म लिया। 25 जुलाई को एग्जाम देने गई, 26 जुलाई को मणि पैदा हो गई। मैं उस समय केवल 20 साल की थी। फिर मैंने अस्पताल से ही पूछा कि एग्जाम आगे चल रहे हैं कि बंद हो गए? इन लोगों ने झूठ बोल दिया मुझसे, बोले एग्जाम तो सारे कैंसिल हो गए, क्योंकि तुम अभी अस्पताल में हो ना, लेकिन वो साल छूट गया। इस तरह मैंने बड़े बड़े ऐसे काम किए। जिस दिन मेरी शादी थी, उसी दिन मेरा बीएड का प्रैक्टिकल था, एग्जाम था। तो दिन में मैंने लपेट चांपट पे जो है काम किया, एग्जाम दिया, और सारे एग्जामिनर को बता गया कि आज शाम को इस लड़की की शादी है। तो मैंने ऐसे जीवन में बहुत ढेर सारे काम किए। तो अभी सुहासिनी बता रही थी ना, ईश्वर की कृपा, सच में नंदिनी, मुझे कभी पता नहीं था मैं कविता लिख पाऊंगी। कविता बचपन से चाहती थी लिखना, लेकिन बहुत देर ऐसे पेन और कॉपी लेके बैठी थी, कविता कभी होती नहीं थी। लेकिन वो सरस्वती को बाथरूम में उतरना था, जहाँ पे जो सबसे ज्यादा नेगेटिव है ना, वहां पे हाईली पॉजिटिव काम हुआ। तो पहली बार जब मुझे अल्पना, दिव्या, पहली बार मुझे अब से लगभग 30 साल पहले 500 रुपए कवि सम्मेलन में मिले थे। मेरे पास किचन में बर्तन नहीं थे ज्यादा स्टील के, तो नंदिनी मैंने सबसे बड़ा डब्बा, उससे छोटा डब्बा, उससे छोटा डब्बा, उससे छोटा डब्बा, इस तरह 7-8 डब्बों का सेट खरीदा, जो 500 रुपए में आया। 500 रुपए मिले थे। और तुमको आश्चर्य होगा, इस कोरोना काल में बिना कुछ काम किए, केवल वीडियो बना बना कर देने से और जो लाइव शो करने से, मेरे घर में उपहार स्वरूप 1 लाख रुपए के बर्तन मुझे उपहार में मिले। तुम्हें कुछ कुछ लेफ्ट साइड में दिख भी रहे होंगे, किचन में दिख रहा है ना, अभी जो खुले भी नहीं है। और बहुत बड़ी बात है, अब मैं बताती हूँ उसकी स्टोरी। हमारे जो बहुत सीनियर अच्छे, बहुत देश के अंतरराष्ट्रीय कवि राजेश जैन चेतन, वो जगदम्बा कटलरी के डायरेक्टर हो गए।
तो जगदम्बा कटलरी के डायरेक्टर पवन कंसल जी चाहते थे कि 2 ऐसी महिलाएं जो अच्छी कवित्री भी हो, समाज में काम भी करती हो, घर में भी काम करती हो, एक माँ को सम्मानित करना चाहते थे। तो डॉक्टर कीर्ति काले और मुझे 2 लोगों को 1-1 लाख रुपए के पुरस्कार के रूप में उन्होंने बर्तन भेजे जो लेफ्ट में लगे हुए। क्या बात, तो मैंने क्या केवल बात। क्या बात है। अभी केवल यूज करी कढ़ाई और इसके बाद एक जो है शानदार चाय का कप, और मेरे मन में जो बात ओह। आई वो चाहती बताना, क्योंकि उनके एक बेटे का नाम है श्री और एक का नाम है सेन समर्थ। तो जगदम्बा कटलरी से वहां तक पहुंचे और उनकी यात्रा बता रहे थे कि बच्चे आज के समय में भी 20-20 घंटे काम करते हैं और उनका ये है कि माँ को खुश रखना है। तो माँ को खुश रखने के लिए आप लोग माँ हो तो उपहार स्वरूप जो हमें भेंट किया। तो आज ही जब उन्होंने बताया, मैं सच बता रही हूँ, इतनी गदगद हूँ कि मैं दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि वो एक नया भारत बनाना चाहते हैं। ऐसे लोग जो अच्छे से अच्छी चीज सप्लाई कर सके, घरों में पहुंचा सके, माँ को खुश रख सके, बहनों को खुश रखे, बेटियों को खुश रखे, वे अच्छे लड्डू बनाएं, वे अच्छी मठलियां बनाएं, वे बच्चों को खिलाएं और बच्चे अपने फ्रेंड्स को खिलाएं, अपने ऑफिस में हस्बैंड को खिलाएं, हस्बैंड अपने बॉस को खिलाएं, तो खुशी कितनी मल्टीप्लाई होगी। तो एक अगर तुम बोलो तो एक कढ़ाई मैंने कविता लिखी, 1 मिनट की बोलो तो सुना दूं? बिल्कुल बिल्कुल दीदी, स्वागत है। दिवाली पर शीघ्र खरीदें क्योंकि घर के बने पकवानों की नहीं है कोई सानी। कोरोना ने तो दिखा दिया, जिंदगी में हम लोगों ने इतना काम कभी नहीं किया। बर्तन भी रगड़ रहे, झाड़ू भी रगड़ रहे, पोछा भी रगड़ रहे, खाना भी बनाना, एवरीथिंग। अब तो तय कर लिया कि जब तक हाथ पैर चलेंगे तब तक हम चलते रहेंगे, कोई काम के लिए नहीं रखेंगे। कहाँ फुल टाइम रखा हुआ था, खाना भी नहीं बनाते थे, कुछ नहीं करते थे, कपड़े अपने सब कुछ। तो अब हम कोरोना में हमने जो सीखा वो आज लिखा है, तो मैं चाहती हूँ सुना दूं जरूर। श्री एंड सैम जगदम्बा कंसल और आप सबकी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे मिले 1 लाख, आपको मिले 10 लाख के पुरस्कार, ये मेरे सब छोटे हो मुझसे, तो मैं ये शुभकामनाएं देने के साथ साथ आज ये शिव एंड सैम के लिए पंक्तियां पढ़ रही हूँ। सुनो। स्वागत है मैम, स्वागत। दिवाली पर शीघ्र खरीदें क्योंकि घर के पकवानों की नहीं है कोई सानी। घर के पकवानों की नहीं है कोई भी सानी। हर दिन याद आती है दादी नानी, हर दिन रोज खूब याद आती है दादी नानी। स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई, स्टेनलेस स्टील की ये वाली कढ़ाई जिसने हमारे किचन की शोभा बढ़ाई, सबसे पहले पकाई खीर, फिर शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, खस्ता कचौड़ी लाजवाब, बच्चों के लिए बड़ा पाव और पाव भाजी। और हाँ यदि आप है कामकाजी, बच्चों के लिए पाव भाजी। और हाँ यदि आप है महिला कामकाजी तो बनाइए बेसन के लड्डू, गाजर का हलवा, संबंधों में दिखने लगेगा धीरे धीरे आपका जलवा। तो बनाइए बेसन के लड्डू, गाजर का हलवा, संबंधों में दिखने लगेगा आपका ही जलवा। बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज, लेमन राइस का दीजिए सरप्राइज। इस कढ़ाई की बात कर रही हूँ, कढ़ाई क्या क्या काम करेगी, क्या क्या करेगी। बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज, लेमन राइस का दीजिए सरप्राइज। एक ही कढ़ाई में ढेर सारे व्यंजन, घर में ही होने लगेगा मनोरंजन, घर में ही और भी ढेर सारे पकवान, उंगलियां चाटते रह जाएंगे मेहमान। तो इसलिए देर न करें। ये है फेस्टिवल सेल श्री एंड सैम की क्वालिटी हाई स्केल। तो हाई स्केल क्वालिटी को हाई माइंड से, हाई ओपिनियन से, हाई शुभकामनाओं से, बहुत सारे शुभाशीषों से सबको धन्यवाद देती हूँ। और मेरी सारी सखियां जो मेरे साथ बैठी हैं, जो मेरी बेटियों की तरह, बच्चियों की तरह, उनको अपनी अच्छी भावनाओं, अच्छे विचारों, अच्छी कला से ढेर सारा सम्मान मिले। बहुत बहुत प्यार, आभार नंदिनी। अब दिव्या दुबे तक पहुंचो। दीदी अगला बहुत अच्छा और अद्भुत, सच में मतलब इतने दीदी जो व्यंजन बोल रही थी वो सब दिमाग में घूम रहा था किचन में, जो हमने ये 4 महीने किए हैं। और नंदिनी जी मैं ये बता दूं कि मैं तो कभी मतलब हमेशा से ही खुद करती हूँ, मैंने कभी नहीं रखा इस तरह से जी। पता नहीं मन में मानता किस ओर से इस तरह मतलब अपने अधीन रख के कराना, मैं हमेशा से खुद ही करती रही हूँ। व्यस्तताएं बाहर की भी, घर की भी, सब चलता है, सब हो जाता है। कीर्ति काले दीदी देख रही है वो, और हम सभी का स्वागत कर रही है। मुझे दीदी बहुत प्रणाम। इतनी रात में जग के ऑस्ट्रेलिया से मेरी दीदी देख रही है, उषा पांडे, ऑस्ट्रेलिया से। अभी देखा मैंने, ऑस्ट्रेलिया से उषा दीदी देख रही है, कीर्ति, बहुत सारे उनको भी प्रणाम।
तो आपके बहुत ऑस्ट्रेलिया वाली दीदी उषा पांडे को भी प्रणाम कर लो, यहाँ पे दिख रहा है मैसेज। और मेरे बिल्कुल बहुत सारे प्रणाम जितने है लोग देख रहे ऑस्ट्रेलिया से, हैं, रेखा मिश्रा, सभी शोभा को मिश्रा, बहुत बहुत जितने लोग प्रणाम दिख रहे हैं सब। बता दूं। जी जी, बहुत सारे रेखा लोग जी, दिख रहे हैं, शोभा जी, कृतिका सभी को कृतिका बहुत ले। बहुत प्रणाम। जी दीदी, हाँ, अगला भी मैं देख नहीं प्रश्न पा रही आपसे हूँ। ही करूंगी। जी मोहिनी दीदी, अगला प्रश्न भी आपसे ही करती हूँ, फिर मैं दिव्या के पास आती हूँ कि प्रथम कवि सम्मेलन कब आपने किया, कैसे किया, कहाँ किया, किसके बीच किया, उसका अनुभव बताइए। मुझसे पूछ रहे, मुझसे हाँ हाँ, आपसे पूछ रहे हैं। सुनाई कम पड़ रहा है। दिव्या से पूछ रही, मुझसे पूछ हाँ रही? दीदी, नहीं आपसे पूछ रही है, मधु दीदी आपसे पूछ रही हूँ, आपके प्रथम कवि सम्मेलन का अनुभव बताइए। मुझसे पूछ रही हो? मुझे सुनाई कम पड़ रहा है। जी जी दीदी, आपसे ही पूछ रही हूँ, मुझसे मुझसे मुझे आपसे ही बोलना है। पूछ। हाँ हाँ, आपको बोलना नंदिनी है, मुझसे बोलिए। पूछ रही हो? हाँ, मैं हाँ, एक आपसे बहुत पूछ। विचित्र और बहुत विशिष्ट बात बता रही हूँ। अल्पना जो बता रही थी कि मुझे जीवन में एक बहुत बड़ा सम्मान मिला राष्ट्रपति भवन में। मिले तो बहुत बड़े, 3-4 बहुत बड़े बड़े सम्मान मिले केंद्रीय विद्यालय में भी। मैं बरेली में थी और मेरी जो प्रिंसिपल नीरा शर्मा थी वो आई, तो कहने लगी दिल्ली चलो, अशोक चक्रधर जी जो मेरे हैं भाई हैं और उनसे मिलवाती हूँ। तो जब मैं चलने को हुई तो मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार था और मेरा मन नहीं हुआ आने का। तो 4 अप्रैल 1996 की बात है नंदिनी। तो जैसे ही मैं चलने को हुई जी। तो वो कहने लगा मम्मी चली जाओ ना, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस। तो मैंने कहा बेटा अपॉर्चुनिटी क्या है, आज तो 4 अप्रैल है, सेकंड सैटरडे को हम पढ़ाते हैं, सेंट्रल स्कूल में छुट्टी होती है हमारी। तो हमने कहा हम आज की जगह अगले सेकंड सैटरडे को चले जाएंगे, कोई तो अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। मैं अशोक चक्रधर जी से मिलना है, जहाँ इतने सालों नहीं मिले, फिर मिल लेंगे। मन से उनको गुरु मानती थी मैं, बहुत बचपन में सुना करती थी उनको, उनकी कविताएं हमारे स्कूल के बच्चों से मैं करवाती थी। मेरे अपने बच्चे भी कविता पढ़ते थे, कटे हाथ और बहुत सारी ढेर सारी कविताएं कंपटीशन में कराते थे। लेकिन अनिमेश ने एक वाक्य बोला, सुहासिनी जैसे तुम कह रही हो ना, ईश्वर करता कहीं से, उसके मुंह से निकला मम्मी चली जाओ ना, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस। तो इन तीनों ने, मेरे हस्बैंड ब्रिजमोहन उपाध्याय, मणि मेरी बेटी, उसने जिद करके मुझसे कविताएं लिखवाई और अनिमेश ने मुझसे ये कहा। तो हम जब चले तब तक 3 साल की हमारी काव्य यात्रा हो चुकी थी। अशोक जी का नंबर मुझे याद था। मैंने दिल्ली आते ही उसके घर से फोन लगाया, नहीं रखा, 26949494। उस समय मोबाइल नहीं हुआ करते थे। अचानक उन्होंने फोन उठाया। तो मैंने अपना परिचय बताया कि आप मेरे काव्य गुरु, मैंने आपको आज तक कभी देखा नहीं है, लेकिन आपको सुन के मैंने कविता लिखना शुरू कर दी। कहने लगे अच्छा सुना, सरस्वती वंदन लिखी है कोई? मैंने कहा सुना दी। और उन्होंने इतना मौका भी नहीं दिया कि मैं कोई कॉपी किताब खोल सकूं। फिर बोले अच्छा बताओ कोई मुक्तक लिखा है? मेरे पिताजी की डेथ हो चुकी थी, पिताजी का मुक्तक सुना दिया। वो जितना उन्होंने इंटरव्यू लिया समझ गए कि कवित्री ओरिजिनल है। तो बोले अच्छा ऐसा है कि 8 अप्रैल तक आप रुक सकती हो? 4 अप्रैल था उस दिन। मैंने कहा हाँ, बताइए। तो बोले 8 अप्रैल को राष्ट्रपति भवन में कवि सम्मेलन, उसमें आपको सरस्वती वंदना का पाठ करना है। अब हम तो कूदे देर तक खड़े होकर कूदते रहे। हमने कहा बिल्कुल रुक जाएंगे। तो कहने लगे कि मुझे कल तो बाहर जाना है इंदौर या कहीं कवि सम्मेलन में, आप 6 तारीख को आइए और मुझसे मिलिए ताकि आपको एंट्री वहां पर मिल सके। आना था ममता शर्मा को, ममता जोधा जो अब हो गई है ना, तो उसको डॉक्टर ने सफर करने को मना कर दिया था। तो कवित्री तो सरस्वती वंदना तो कवित्री को पढ़नी होती है। सुहासिनी मेरे कोई इनविटेशन नहीं, ना मुझे कोई ज्ञान, ना कोई आभास, ना पूर्वाभास, ना कोई परिचय, ना कोई जान, ना कोई पहचान। बस ऊपर वाला कब किसको क्या दे दे, जैसे 1 लाख के बर्तन आ गए ना, है ना। तो बस उसके बाद अशोक जी से हम मिले तो सरस्वती वंदना हमने जैसे सुनाई, तो पहले इतनी समझ नहीं थी, हम बड़ा दुखी होके माँ मुझे दो स्वर का दान, तब कृपा से छेड़ो तान माँ। कहने लगे इतना दुखी होने की क्या बात है, इतना दुखी तो होने की बात नहीं है, आप अच्छे से गाइए, मुस्कुराते हुए गाइए, आप सरस्वती वंदना का पाठ करिए। तो मैंने कहा ठीक है। माँ मुझे दो स्वर का दान, तब कृपा से छेड़ो तान, सतगुण भरपूर आए, रजस तमस दूर जाए। माँ मुझे दो स्वर का दान, लेखनी में तीक्ष्ण धार, दीन जन से होवे प्यार। अरे बोले आप तो एक बार ठीक गई, बहुत बढ़िया, आप कोई बताने की जरूरत नहीं, आप तो मास्टर हो। बस उसके बाद समझ में आ गया कि कैसे मुस्कुराते हुए पढ़ना है, कहाँ पे कैसा उतार, कहाँ पे कैसा चढ़ाव, और पूरी वंदना मुस्कुराते हुए पढ़ी। एंट्री मिल गई और 8 अप्रैल को राष्ट्रपति भवन में, देखो जी ये लगे हुए जो मेरे पीछे विमला शर्मा जी ने मुझे वो कराया, और सारे जितने भी सारे लगे हुए ढेर सारे। मतलब जीवन में एक ही बार जाने को मिला, एक ही बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर जब उनका बर्थडे था तब सम्मान मिला, वो भी मेरे पीछे लगा हुआ है। अमिताभ बच्चन जी, तो ऐसे ढेर सारे
ऐसे वो हैं। और एक बात सुहासिनी फिर से याद आ गई, एक सफर कर रहे थे तो अशोक जी ऐसे पन्ने पलट रहे थे, 1 अक्टूबर की बात है 2005, सामने अमिताभ बच्चन जी दिखाई दिए, तो मैंने उनसे कहा मेरा बड़ा मन है कि ना मैं कविता पढ़ूं और ये सामने बैठी हूँ। ऐसी मनाया, पता नहीं अचानक निकल गई, पता नहीं कोई इच्छा होगी दिव्या। तो 15 दिन बाद मेरे पास फोन आया कि जी 27 नवंबर को शाम में बच्चन कार्यक्रम हो रहा है जिसमें अमिताभ बच्चन जी सपरिवार होंगे और आपको कविता पढ़नी है। मुझे समझ में आ क्या गया कि बात अच्छे है। काम करते रहो तो कब कौन सी रास्ते खुल जाए। तो ऐसे एक नहीं, बहुत सारे मेरे अनुभव की किताबें भी हैं, मेरी 3 पुस्तकें, और 2-3 तो अंदर हैं जो अभी हाँ। तक आ नहीं पाई हैं, लेकिन अंदर अंदर बह हम्म। रही हैं। कुछ पेज पर आ गई हैं, कुछ फेसबुक में है, कुछ योर कोर्ट में है, ढेर सारी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी मैंने कुछ किया नहीं है। सच पूछो तो मुझे शुरुआत करनी है, अभी काम करना है, क्योंकि पहली बार अब थोड़े दिनों से मैं अवकाश प्राप्त हूँ। मैंने बहुत सालों पढ़ा लिया, लगभग 4 दशक पढ़ा चुकी हूँ, हिंदी भी, संस्कृत भी, म्यूजिक भी, डांस भी, जो कुछ भी संभव था। अब मैं टोटल समय अपने आप को देना चाहती हूँ, लेकिन मेरे सोचने से कुछ होने वाला नहीं नंदिनी, होता वही है जो जी। मंजूर खुदा होता है। तो अगर वो मुझे खुदा चाहता है होता मुझसे है। बेहतर रचना करवाना, और तुम जैसे लोगों से मिलवाना, अल्पना से मिलवाना, सुहासिनी से मिलवाना, दिव्या से मिलवाना, और ढेर सारे लोगों से मिलवाना, और मेरे सारे परिवार मुझे देख रहे हैं, मैं देख भी नहीं पा रही हूँ किस किसके नाम है। तो ढेर सारा प्यार कीर्ति को भी, ढेर सारा प्यार मेरी शोभा जी, उषा जी, रेखा, और मेरे सारे लोग मुझे देख नहीं, मैं जिनको नहीं देख। अरे समिधा, फिर से एक बता दूं, मेरी बहू वहां से देख रही है ऑस्ट्रेलिया से, कितने बजे जग रही है बताओ? क्या 11:30 बात। 12 बज रहे होंगे। यहाँ से साढ़े हाँ। 11:30 5 घंटे आगे है वो ना। साढ़े आशा चार मेरी दीदी भी घंटा, देख रही साढ़े होती है चार मुझे। घंटा। बहुत सारे लोग हैं भैया वो जो देख रहे हैं मुझे, मैं सबको बहुत बहुत प्यार कहती हूँ, आभार कहती हूँ। मैं नाम नहीं देख पा रही हूँ, चरण स्पर्श, रेखा, आशीर्वाद, बहुत सारे लोग हैं भाई। अब नंदिनी, ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है, तुम सबको नमस्ते करके हमारी तरफ से बोल दो, हम देख नहीं पा रहे। जो जो थैंक यू ऑल, लोग थैंक यू भी एवरीवन, लव यू सो मच। जो लोग भी अब बस, अब मधु चुप हो मोहिनी जाओ, तुम दीदी और के बोलोगी, अब तुम बोलो। जो लोग भी मधु मोहिनी दीदी के द्वारा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो भी श्रोता हैं, जो सिर्फ मधु मोहिनी दीदी को देखने आए थे, सुनने आए थे, लेकिन हम सबको भी सुन रहे हैं, उन सबको भी मैं बहुत यथासंभव अभिवादन करती हूँ, बड़ों को चरण स्पर्श करती हूँ, साथ वालों को प्रणाम करती हूँ, और मधु मोहिनी दीदी की तरफ से भी सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अगले प्रश्न के साथ दिव्या के पास पहुंचती हूँ कि दिव्या, अ, जब बाहर निकलती हैं महिलाएं कार्यक्रम के लिए, जैसा कि आप तो बहुत सारे चैनल्स पे भी आती है, बहुत शहरों में भी आप यात्राएं करती रहती हैं मंचीय कार्यक्रम के लिए या टीवी पे लिए, उस वक्त परिवार का क्या योगदान होता है? क्या लगता है कि एक महिला को परिवार के योगदान की बहुत जरूरत होती है आगे बढ़ने के लिए? वाकई दीदी, परिवार का योगदान बहुत ही जरूरी है। और मेरा परिवार, मुझे लगता है, मेरा बहुत सपोर्ट करता है। चाहे मैं अपने मायके का पक्ष लूं या ससुराल का पक्ष लूं, दोनों स्थिति में मुझे भरपूर सहयोग, सपोर्ट मिला। और सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे मेरे पति का मिला, जिनके विश्वास के कारण मुझे घर से बाहर निकलने का अवसर मिला। और जो मैं आज इस मंच पे हूँ, मैं उसका पूरा श्रेय इनको देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए मुझे प्रेरणा दी कि तुम लिख सकती हो, तुम कर सकती हो, तुम बढ़ो, आगे करो। और और मैं पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, विश्वास किया, और ये मैं हमेशा बनाए रखूंगी। बिल्कुल भी सही बात है, बिना परिवार के सहयोग के कोई भी महिला आगे नहीं बढ़ सकती है। और दिव्या, एक प्रश्न का जवाब और चाहूंगी आपसे कि आपने अभी जिक्र किया था कि आप संगीत से जुड़ी हुई हैं, तो क्या अभी भी आप संगीत के प्रति आपको जुड़ाव है? कविता और संगीत दोनों में सामंजस्य बैठा रही हैं आप? जी जी दीदी, मैंने संगीत में एमए किया, मैंने बताया था। और मैं 8 साल संगीत शिक्षिका के पद पर सेंट्रल स्कूल में मैंने जॉब भी किया। और मैंने ट्यूशन भी लिया, मैं अभी भी क्लासेस लेती हूँ संगीत की। और संगीत में मेरी एक कमजोरी है, मैं बिना संगीत के नहीं रह सकती। और संगीत एक साधना है। जो मेरी पहली सीढ़ी मैंने संगीत से ही शुरू की थी। परिवार बहुत छोटे शहर से थी, और मेरे शहर से संगीत विद्यालय में जाकर पढ़ना बहुत बड़ी बात थी। और बहुत सारे लोगों ने मुझे रोका, मेरे पिता को रोका कि तुम बच्ची को संगीत के लिए बाहर मत भेजो। लेकिन मेरे पिता ने मुझे आगे बढ़ाया। उनका सपना था कि मैं संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ूं। और आज जब मंचों पे मैं संगीत के क्षेत्र में, जब गजल गायन के लिए मैं जाती थी, तो उतना सम्मान मुझे नहीं मिलता था।
शायद महिला होने के कारण रात में प्रोग्राम देना, स्टेज प्रोग्राम करना, ये लोगों को रात नहीं आता था, क्योंकि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ और छोटी जगह से हूँ, तो लोगों की सोच उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन जब मैं साहित्य को मैंने धारण किया, सब ग्रहण किया, उसके बाद मुझे जो सम्मान और मान मिला, तो मैं उसे मेरी पहचान मिली और मैं बहुत खुश हूँ और बहुत भाग्यशाली खुद को मानती हूँ कि मेरे पास साहित्य और संगीत दोनों हैं। सही बात है। सरस्वती की दोनों विधाएं आपके पास है, संगीत भी है और साहित्य भी है। और सच में अच्छी बात, अच्छा लगता है इतना जी सुन करके कि परिवार जो है वो सहयोग करता है। तो इसमें आप भी बिल्कुल। क्या, मुझे लगता है कि आपका भी कुछ जरूर इसके बारे में कुछ अनुभव होगा जो हम साझा करना चाहेंगी हमसे आप। जी बिल्कुल, परिवार का सहयोग सिर्फ औरतों को ही नहीं, पुरुष भी बाहर जाते हैं या कर रहे हैं तो तमाम जिम्मेदारियां औरतें उठाती हैं। तो ये तो दोनों पक्षों के आपसी सामंजस्य और सूझबूझ का प्रतिफलन होता है। और कोई भी एक पक्ष अगर आपको साथ नहीं दे रहा है तो निश्चित तौर पर, चाहे पुरुष है चाहे महिला है, वो फिर उतना कामयाबी वाला सफर नहीं तय कर सकता जितना कि साथ मिलने से तय होता है। तो ये तो बिल्कुल है कि जैसे कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे नारी का हाथ होता है, तो हर सफल नारी के पीछे भी पुरुष का हाथ होता है। तो हमारे भी जो पति हैं श्री राजीव नागर जी, वो बहुत सहयोग करते हैं और उन्होंने समझा कि किस तरह से, मतलब मुझे फेसबुक की दुनिया से जोड़ने में भी उन्हीं का योगदान है। सबसे पहले वही लेकर के आए और उन्होंने ही बनाया ये सब। अच्छा। तो थोड़ा बहुत लिख लेती थी, तो वो देख के कि कमेंट्स आ रहे हैं सब, तो उससे ज्यादा उत्साहवर्धन हुआ और अच्छा हाँ, लगा कि घर बैठे ही हम कुछ कर पा रहे हैं। तो कविताई कुछ में कर और पा ज्यादा रहे मन लगा और ज्यादा लेखन जो है वो बढ़ा। और ऐसे ही आयोजनों में जब जाना होता है, कई बार तो मेरा तो ऐसा रहता है कि शूटिंग शेड्यूल 3-4 दिन का भी है, तो उस समय बच्चों को संभालना, बच्चे अभी जैसे बेटा 11th में आया है और बिटिया अभी 8th में है और बहुत छोटे से थे तभी से जा रही हूँ। तो मेरी जो सास हैं वो भी आ जाती हैं, मम्मी भी रुकती हैं बच्चों के पास, क्योंकि आकाशवाणी की ड्यूटीज भी हर मंथ लगती हैं और दूरदर्शन का भी रहता है और इधर इन सब का भी शूटिंग्स वगैरह का भी और ये कार्यक्रमों में भी जाना होता है। तो एक निश्चिंतता जब पीछे से मिलती है कि तुम जाओ कोई बात नहीं हम हैं, तो वो भरोसा, वो यकीन मुझे पूरा मिला है और इसीलिए चल भी पा रहे हैं, साथ है तभी चल रहे सही हैं। तो ये तो बहुत जरूरी है, हर पक्ष के लिए जरूरी है। पुरुष भी अगर पूरे निश्चिंत होकर के तभी बाहर जा पाते हैं जब महिला पूरे उससे कहती है कि आप निश्चिंत रहें, मैं हाँ। हूँ। तो ये दोनों पक्षों में जरूरी है ये तो। मधु दीदी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मधु दीदी कुछ कहना चाहेंगी आप इस पर? मैं मुझसे बोल रही हूँ, देख, तो मुझे सुनाई कम पड़ रहा हाँ है जी। अंदर में। हाँ, हर सफल महिला के पीछे, हाँ, मैं ये बात मानती हूँ क्योंकि मैंने जितनी भी यात्राएं की जीवन की, मतलब बचपन से लेके अब तक की, वो सारी विषम परिस्थितियों में ही की हैं। वो जिसमें लौ है, बहुत प्रसिद्ध है ना मुक्तक गजल डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की, कि वो जिसमें लौ है पूरी तरह। फिरोजों में और चमकेगा, किसी दिए पे अंधेरा उछाल कर देखो, है ना। और जो तुझे रोके खड़े हैं या तू उनको लांग जा, डॉक्टर उर्मिलेश, जो तुझे रोके खड़े हैं या तू उनको लांग जा, तो उनको लांग जा, या फिर ऐसे पत्थरों पर ठोकरों से वार कर। तो हारने वालों क्या में बात, महिलाएं होती क्या है, बात। तो महिलाएं होती नहीं है, उन्हें बताया जाता है, बनाया जाता है, दे आर नॉट मेंट फॉर दिस। मैंने तो खुद सिद्ध कर दिया। और मेरे जैसी, मैं तो, मुझे कुछ लगता है कुछ नहीं, मेरे परिवार में मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी आशा, डॉक्टर आशा दुबे, अकेली रहती है, प्रिंसिपल, और उनके 3 बच्चे विदेश में, जो यहाँ पे देख रहे हैं, जो समिता देख रही है ना ऑस्ट्रेलिया से, और वो अकेली रहती है बहुत शानदार ढंग से, बहुत प्लान्ड प्रिंसिपल होकर, और अब तो रिटायर भी हो गई। दूसरी वाली भी ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल अकेली इंडिपेंडेंट जिया जी, अब यहाँ पर यशरूपी शरीर से है, शारीरिक रूप से नहीं है। तीसरे नंबर की पढ़ाने के बाद, रिटायरमेंट के बाद, डॉक्टर 3 साल प्रिंसिपलशिप करने के बाद अब वो डायरेक्टर है। चौथे नंबर की आपके सामने मधु मोहिनी। 5वें नंबर की संस्कृत में भी एमए, इंग्लिश में भी एमए, और पीजीटी इंग्लिश है, वो पढ़ा रही है अभी केंद्रीय विद्यालय में। 4-5 महीने विद्यालय की ओर से ही अमेरिका जा चुकी है, बेस्ट टीचर की वजह से। सिलेक्शन की ये लोग ऐसे हैं जो मॉडल है, एक रोल मॉडल है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे केवीएस के लिए, हमारे बच्चों के लिए, और वर्ल्ड में भी। तो ये तो हम 5 बहनों की बातें हो गई। ऐसे ही हमारे भाई और उनकी भाभियां
8 भाई बहनों का जो हमारा परिवार है, मैं तो यही कहती हूँ कि मेरे पिताजी सुबह हम बच्चों के लिए निकलते थे शाहजहांपुर के लिए और देर रात तक आते थे, क्योंकि शाहजहांपुर अच्छा कॉलेज नहीं हो सकता था, तो हम बरेली में अच्छे से पढ़ सके। तो आज हम यही चाहते हैं कि आज वो यश रूपी शरीर से जहां भी हैं, वो हम सबको, तुम सबको भी आशीर्वाद दें कि हम लोग बेहतर जिंदगी जी सके। ये जो समाज में महिलाओं को धक्का देने की, बुरा कहने की, अभी मैंने देवदासी परंपरा, अभी मैंने टेलीविजन देखा, मेरी तो दिमाग खराब हो गया, पता नहीं आपने देख पाए। काशी में देवदासियां रात में 3 रात तक नृत्य करती हैं, वहां चिताएं जलती हैं, ये तो मैंने अभी देखा। यानी ऐसे समय में भी मनोरंजन राजा मानसिंह को चाहिए, और ऐसे राजा हमारे देश में भरे पड़े हैं। राजा नहीं है लेकिन वो कौन है, मैं तो इस बात को देख के चकित, अभी इस पर भी मुझे शायद लिखना पड़ेगा, मैं तो आंखें चकित रह गई जब मैंने आज देखा। तो ये सारे चीजों को हम जैसे ही लोग बदल सकते हैं, हमें आगे आना होगा, हमें पुरानी बातों का खंडन करना होगा, हमें अपने कर्मों से, अपने आचरण से, अपने विचार से, अपने दिनचर्या से प्रूव करना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। हमने कभी मॉडलिंग नहीं की। हमारे पास जब बर्तन आए तो हमें धन्यवाद के रूप में उन्हें कुछ कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। हमें लगा हमें फ्री में मिल गई है, तो हमने चाय की प्याली पर लिखी। हम बहुत दिन तक सोचते रहे क्या करें चाय की प्याली पर, तो 50 सेकंड की हमने इस पे कविता लिखी कि भाई जिसने हमें उपहार दिया है तो हमारा भी कुछ बनता है ना, कि हमें मॉडलिंग करनी आती नहीं है तो हम कुछ तो कहें। अब हमें कोई इतना मान रहा है कि माँ का किचन तैयार है, माँ को खुश रखना है, माँ मानकर उन बच्चों ने हमें भेजा, श्री एंड सन ने। तो पता नहीं किस किस दिशा में ईश्वर हमसे काम करवाएगा, और हमें करना पड़ेगा, और हमें करना चाहिए। जब कोई मान देता है, कोई सम्मान देता है, आपसे कुछ नहीं चाहता, तो आपको बहुत कुछ करने का मन होता है, और करना भी चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। तो आजकल 24 घंटे में सोचती हूँ मैं क्या बेहतर लिखूं, क्या बेहतर सोचूं, इस बर्तन के बारे में क्या बोलूं, ये बर्तन मुझसे क्या कह रहा है, वो बर्तन मुझसे क्या कह रहा है। 50 सेकंड का एक बर्तन का सुन लो, इस चाय के प्याले को 50 सेकंड का, क्योंकि ये धन्यवाद देगा मुझे भी और आपको भी कि श्री एंड सैम प्रोडक्ट्स आर ट्रूली जेम। हमने पी चाय थकान ने कहा बाय बाय, हमने पी चाय थकान ने कहा बाय बाय। सी यू शेप क्या बात है, यू कांट वेट, सी यू ऑल सी यू शेप कप विद प्लेट। हम सोच रहे थे कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, लेकिन वो सरस्वती की कृपा है जो हमसे लिखवा रही है। श्री एंड सैम प्रोडक्ट्स आर ट्रूली जेम, श्री एंड सैम प्रोडक्ट्स आर ट्रूली जेम। हमने पी चाय थकान ने कहा बाय बाय। सी यू शेप कप विद प्लेट, यू कांट वेट, वेरी 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 अट्रैक्टिव, वेरी 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 अट्रैक्टिव, पीते ही सुपर एक्टिव, पीते ही सुपर एक्टिव, पीते ही सुपर एक्टिव। ऑसम फीलिंग इंस्टेंट हीलिंग, ऑसम फीलिंग इंस्टेंट हीलिंग। हर सिप में मिलेगी शानदार मिठास। अपनों को रखें, हम चारों को पास साथ मानसिक रूप से चाय पिला रही हूँ भाई, तुम सबको 6 हैं इसमें के 4 यू शेप के हैं, 4 वी शेप के हैं, ठीक है। तो हर सिप, अब अगली बार तुम्हें घर में आना पड़ेगा, तो हर सिप में मिलेगी शानदार मिठास। अपनों को रखें आसपास, तो बिल्कुल देर ना करें, दिवाली आने से पहले स्टॉक भरे। थैंक यू सो मच। क्या करें, में काम करना पड़ रहा है। जब पुरस्कार मिलेंगे तो कुछ तो करो। इतने शानदार कप, एक कप मतलब इतना अद्भुत है आप, 500 अद्भुत रुपए है। के खरीदे थे, बताओ, ऐसा भर दिया बर्तनों से। किचन के लिए नया शोकेस बनाया मैंने अल्पना, अभी आएगा बनके 16 तारीख को। क्या करूं, कहाँ रखूं, अभी तो बॉक्स में भरे हुए क्या करूं, यही नहीं इतनी अद्भुत है मैम, शोकेस बनेगा। अद्भुत। मेरी जीवन जब तक सांसें चलेंगी तब तक मैं उन्हें देखूंगी, बढ़िया डिशेस बनाऊंगी, और ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी वाइब्रेशंस, ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी उन बच्चों को भेजूंगी, श्री को और समर्थ को, कि तुम बिल्कुल गजब के समर्थ हो, और तुम क्या क्या कर सकते हो, भारत को बना रहे हो, तो हम भी तुम्हें बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैम आप इतनी बता रही हैं तो मतलब हमारा मन है कि कहाँ हुआ था ये कार्यक्रम हम भी जाकर के आए आपने इस हद तक हमें वो उद्वेलित कर दिया है। वेबसाइट में मिलेगा, उसमें देखोगे श्री एंड सैम वेबसाइट पे जाओ, जगदम्बा कटलरी में जाओ, मिलेंगे। और इस समय फेस्टिवल ऑफर है, 3000 की खरीद पर 1000 मुफ्त। अभी मैंने पढ़ा कभी 30% कभी 60% ऑफ है, और अगर अच्छा ना लगे तो 1 महीने तक वापसी, पैसा वापस मिल जाएगा, ये भी बात है। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो 1 महीने में पैसा वापस कर दो, चाहे तो पूरे पैसे ले लो, चाहे एक्सचेंज कर लो, कुछ भी कर लो। श्री एंड सैम, SHRI AND श्री एंड सैम। देखो इतने सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, देखो ना इधर सारे श्री एंड सैम, देखो कैसे ये दिखा दो, क्या बात, ऐसे बहुत सारे स्नेह को, ये स्नेह है मैम, आप इसे सहेज कर रखें, बिल्कुल ये आपके प्रति स्नेह। बिल्कुल ऐसे भरे पड़े तो मैंने थोड़े से कुछ निकाले, जिनका यूज किया था मैंने, ये वाली बात, ये बहुत बड़ी बात है कि लोग जो
जी अल्पना जी, दिव्या, ये बड़ी बात है कि लोग मतलब जिस तरीके से मधु मोहिनी दीदी इतने लोगों के बीच में इस अनुभव को बता रही है और वो एक तरीके से उनका जो आभार व्यक्त कर रही है, ये बहुत कम लोगों में होता है। लोग लेना तो जानते हैं पर आभार व्यक्त करना बिल्कुल नहीं सही चाहते, कहा, बिल्कुल सही कहा। जानते नहीं है। ये अपने आप में एक गुण है कि वो उसके लिए वक्त निकाल रही है। उन्हें क्या नहीं भी आभार व्यक्त करेंगे, उन्हें तो मिल गया, वो लेने तो दोबारा आ नहीं रहे कि दे दो मैं अपने बर्तन लेकर के जाऊंगा। लेकिन ये जो अंग्रेजी में एक शब्द होता है कर्टसी, हिंदी में होता है शिष्टाचार, वो दीदी से हम सबको सीखना चाहिए। और एक महिला में शिष्टाचार और कर्टसी होना थैंक यू। सच में बहुत जरूरी है। इसके लिए दीदी को मैं बिल्कुल प्रणाम करती हूँ। और वाकई। अगले प्रश्न के साथ मैं अल्पना जी के पास आती हूँ कि बहुत सारे टीवी के कार्यक्रम आपने किए हैं, मंचों पे भी किया है। कुछ ऐसा कोई ऐसा कार्यक्रम जो बहुत अविस्मरणीय रहा हो, जो मन के बहुत करीब रहा हो, कुछ साझा करिए हमारे दर्शकों से, श्रोताओं। मतलब पता नहीं, चूंकि संचालन भी शुरू से ही जैसे मायके से भी बहुत करती रही, और दूरदर्शन का इनॉग्रेशन फंक्शन था, दूरदर्शन हिसार अच्छा का, तो वहां पर सुषमा अच्छा। स्वराज जी आई थी। सुषमा स्वराज आई थी, वो अरे वाह। तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री थी उस समय। और हाँ। तो उसमें जो है बेशुमार भीड़ और मतलब चल रहा था कार्यक्रम, और पूरे देश भर में जितने भी दूरदर्शन के मतलब दूरदर्शन पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा था उस कार्यक्रम का। तो उसमें जो है हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जो है सुषमा जी हमसे कुछ बात करेंगी या कुछ, मतलब बस हम तो वैसे ही कि हम दूरदर्शन का कार्यक्रम है और पपेट की तरह बोले जा रहे थे। तो उसमें हरियाणवी और हिंदी मिक्स बोलना था। तो चूंकि जी सुषमा जी। जी जो है वो हरियाणा से ही हैं, रही, मतलब अब तो नहीं है दुनिया में। तो उनको जब मैंने पहले हिंदी में बोला कि भाई हमारी हरियाणा की आन बान और शान सुषमा जी आज हमारे बीच हैं, हम उन्हें पाकर बहुत आह्लादित हैं और बहुत खुश हैं। यकीनी तौर पर आपका साथ हमारे लिए बेशकीमती दौलत है। और ये कहते ही और एकदम जब मैंने हरियाणवी में इसको चेंज किया कि हमारा हरियाणा की आन बान और शान सुषमा स्वराज जी ने राजी हो रहे ऐसे, तो एकदम से उन्होंने यूं देखा, और मैं बाय चांस मैंने भी उधर देखा, और एकदम से उन्होंने थम्स अप किया। और जब खत्म हुआ कार्यक्रम आकर के उन्होंने थपकी दे करके कहा कि ग्रेट गोइंग, चलते रहो, बहुत बढ़िया। और बाय क्या चांस ऐसा बात है। हुआ कि बाद में हरियाणा के लोगों ने जो है मुझे सुषमा स्वराज कहते थे कि हमारी दूसरी सुषमा स्वराज है ये, जब भी मैं मन संचालन करती थी अरे वहां वाह। पर। और सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जैसे अब फिल्म फेस्टिवल में हम करते हैं, आप देखिए कि जिन लोगों को हम स्क्रीन पर देखते हैं, मनोज वाजपेयी जी हैं, अखिलेंद्र मिश्र जी हैं, यशपाल शर्मा जी हैं, जो लोग मतलब एनएसडी से पास आउट अभिनय में तपे हुए लोग हैं, जो अभिनय को जीते हैं, जो असल में समझते हैं। और वो लोग ऐसे हैं कि भाषा भी उनकी बड़ी समृद्ध है, क्योंकि वो लिटरेचर भी पढ़ते हाँ हैं। और जब पढ़ते वहां पर हैं। मैं मन संचालन कर रही होती हूँ, भीड़ इतनी बेशुमार होती है, पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ, क्योंकि 3 दिन लगातार फिल्में चलती हैं उसमें। तो उन लोगों के सामने संचालन करना ही अपने आप में बड़ी बात है। राजेंद्र गुप्ता जी, जिनको हम चिड़ियाघर नाटक में देखते थे, बाबूजी, हाँ उन्होंने देख। कितना हाँ कितना किया है उन्होंने। तो ऐसे लोग आपके सामने बैठे हैं, और फिर सिर्फ सामने नहीं बैठे हैं, जब आप संचालन करके हटते हैं और वो आकर के कहते हैं कि बहुत अद्भुत बोलते हैं आप, तो लगता है जिंदगी सार्थक हो गई, और क्या चाहिए। मतलब बिल्कुल लगता है सही बात। कि ईश्वर साथ है, कर रहे हैं। तो बहुत से कार्यक्रम होते हैं, जब मुनव्वर राना साहब के साथ जो मैंने मतलब उनके साथ मंच साझा करने का अवसर मिलना ही, गाजियाबाद से एकमात्र उस समय मैं शायरा थी उस मंच पे, और बहुत बड़े गौरव की बात थी। आदरणीय राज कौशिक जी ने आयोजित किया था जागरण के उससे वो कार्यक्रम। राहत इंदौरी साहब हिसार में आए थे, और उनके सामने मंच संचालन करना, और जब उन्होंने कहा कि भाई कमाल बोलती हैं आप तो मोहतरमा, बहुत अद्भुत बोलती हैं, तो इस तरह के रोचक संस्मरण जो होते हैं, तो लगता है कि बेशकीमती दौलत है, सहेजे जाएं बस, और क्या चाहिए जिंदगी में। तो सही बस बात है। इससे बड़ा पुरस्कार क्या होगा, इससे बढ़ के जी जी पुरस्कार बिल्कुल कोई क्या होगा कि ये जो है आत्मा को, जिसको कहते हैं ना सूदिंग, एक शब्द होता है अंग्रेजी में, कि वो बिल्कुल। आत्मा को बिल्कुल सूद कर देता है। और मैं ऐसे ही दिव्या एक के पास आयोजन आऊंगी में कि बस बीच में मैं हाँ रोक रही जी। हूँ, एक आयोजन में हाँ 77 टीमें आई हुई थी कॉलेज की, 77 टीमें, 77 टीम कॉलेज थे उसमें, और पूरी तरह से ओपन हो रहा था वो, और वहां पर मैं संचालन कर रही थी, और चीफ गेस्ट थे यशपाल जी। और उसमें मतलब इतनी भीड़, हरियाणा की गैदरिंग, जो
मतलब हरियाणवी डांस आ गया तो धमाल, हल्ला मचा देते थे। उन पूरी ऑडियंस को कंट्रोल करना और बोलना, और एक लड़की हरियाणा में खड़ी होकर के स्टेज पे बोल रही है। तो यशपाल जी ने जब देखा तो बहुत हैरान रह गए, और उनके शब्द आज तक मुझे ध्यान है, जब बाद में उन्होंने कहा था कि मैं तो फैन हो गया आपका, क्या कमाल बोलती हैं। अरे वाह, तो ये तो वाकई मेरे लिए बेशकीमती दौलत थी। बस इसी तरह से लगता है, अच्छा लगता है, शौक है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और कुछ अच्छा करे और उसका फल भी अच्छा मिले तो वो लगता है कि सच में मेहनत जो है वो फलीभूत हो गया है। और अब कृष्ण जी की बात यदा मतलब कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन चरितार्थ होती नजर आती है। और अगले प्रश्न के साथ मैं दिव्या के पास आऊंगी। दिव्या, कि कुछ साहित्य की बातें कर लेते हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हम जब कविता पढ़ते हैं मंचों पे तो कहा जाता है कि कविता तो बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन प्रस्तुति थोड़ा सा और सुधारिए, प्रस्तुति और अच्छी होनी चाहिए। तो कभी कभी लगता है कि कविता बड़ी हो गई या प्रस्तुति बड़ी हो गई, या दोनों को बड़ा होना, दोनों को एक जैसा होना चाहिए, या कविता कोई बड़ी रहनी चाहिए, प्रस्तुति थोड़ा सा कम भी है तो कोई बात नहीं। इस पर क्या बोलेंगे आप? जी दीदी, मेरा मानना है कि साहित्य मनुष्य के विचारों की अभिव्यक्ति का एक बहुत ही प्रमुख माध्यम माना जाता है, और अपने ज्ञान के अमृत से समाज और संस्कृति दोनों को सार्थक दिशा देने का एक सशक्त पर्याय है। तो साहित्य के द्वारा मनुष्य की आत्मा और बुद्धि निर्मल होती है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि साहित्य को मैं प्रमुख मानती हूँ कि यदि हमारा साहित्य अच्छा है, हमारा लेखन अच्छा है, तो जरूरी लोगों तक वो बात पहुंचेगी। और मैं साहित्य को मानती हूँ कि मंच की प्रस्तुति भी जरूरी है, परंतु मैं साहित्य को प्रमुख रखती हूँ, प्रमुख मानती हूँ। मतलब आपको लगता है कि कविता बहुत अच्छी और गूढ़ और सार गर्भित होनी चाहिए, प्रस्तुति अगर थोड़ी कम भी है। जाती है कविता, एक अच्छी कविता, एक अच्छा लेख बहुत ही एक चीज अमर हो जाती है, हमेशा यादगार हो जाती है। कुछ नामों से, जैसे कुछ कविताएं मेरी भी है जो मेरी पहचान है, लोग मुझे बोलते हैं कि आप ये कविता, उस कविता के माध्यम से मैं जानी जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि साहित्य या लेखन ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए, प्रस्तुति भी है। मधुमोहिनी दीदी के पास आऊंगी और उनसे जानना चाहूंगी कि दीदी, आपके परिचय को पढ़ा तो पता चला कि कई मतलब विदेश यात्राएं भी आपने की हैं, तो उसका कुछ संस्मरण, कुछ अविस्मरणीय पल कुछ हमारे श्रोताओं से साझा करिए। मैं शुरू में प्रभावित थी, आवाज आ रही है? मैं शुरू में प्रभावित थी अशोक चक्रधर जी से, सुरेश शर्मा जी से। तो मैं व्यंग्य लिखा करती थी, व्यंग्य लिखती थी। फिर जब मैं दिल्ली आई और मैंने मंच शुरू साझा किए, संगीत मेरे ब्लड में था, लेकिन मैंने गीत नहीं लिखे, मैंने श्रृंगार कभी नहीं लिखा। श्रृंगार पढ़ने के नाम से एकदम घबराहट और शर्म आती थी। श्रृंगार और मैं पढ़ूं, नहीं, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। नहीं, श्रृंगार पे लिखना भी बहुत बुरा मानती थी, पढ़ना तो बहुत ही बुरी बात है। लिखने पे सोचा ही नहीं कभी श्रृंगार पे कविता क्यों लिखूं, देश में इतनी समस्याएं, उन पे लिखना है, श्रृंगार पे क्या लिखना, कोई नहीं लिखूंगी श्रृंगार पे। तो उसके बाद में सारा जब भी पढ़ती थी व्यंग्य की रचनाएं। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ी, मंच मिलना शुरू हुआ, तो कवियों ने मजाक में भी कहा, सच्चाई में कहा कि देखो आप कवित्री हो, आप गीत पढ़ो, आप हमारे पेट पे क्यों लात मार रही हो, आप हमारा फील्ड क्यों ले रहे हो, आप व्यंग्य क्यों ले रहे हो, आप गीत लिखो, आपको गजल आती है, आपको छंद आते हैं, आपको मुक्तक आते हैं, संगीत आपके भीतर है, तो आप इस पर काम क्यों कर रही हो। तो हमने क्या किया, व्यंग्य लिखे, लेकिन व्यंग्य गीत लिखे, छंद लिखे, गीत लिखे, और वेधार रखी भी और छोड़ा भी। ऐसा भी नहीं कि हमने व्यंग्य छोड़ दिया लेकिन व्यंग्य को गीत में कहना छोड़ दिया। फिर लगा नहीं श्रृंगार भी लिखो, तो हमने प्रूफ करके दिखाया। हमें लगा भाई, सोचे कोई कई बार ऐसा होता है कि कवित्री लिखती नहीं, कवित्री को कवि लिख के दे देते हैं, तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना था। हमें हर विधा में लिखना था कि देखो दिखा सकते हैं, हम ये भी कर 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 सकते हैं। एक दिन हमें ब्रह्मा जी मिले, हमने कहा हमारे मन में आशा के फूल खिले, तुरंत ही साष्टांग प्रणाम किया, प्रसन्न चरणामृत पिया, फिर दुख से द्रवित नारी हृदय की पीड़ा सुनाई, प्रभो नारी पुरुष में इतना भेद किया तुम्ही ने, इसका एक सृष्टि ब्रह्मा ने बनाई है। हमारी नानी बचपन से कहा करती थी, अरे मर्द होते, अरे आदमी ऐसे होते। बचपन में सुन सुन के कान पक गए थे, कैसे होते कुछ समझ में नहीं आता था। जैसे जैसे समझ में आया कि ऐसे 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 हो सकते हैं ना। तो एक व्यंग्य रचना 1 मिनट की सुन लो,
ऐसे लिखते थे हम, तो लोगों को प्रॉब्लम आती थी। तो हमने लिखा, हमने एक दिन हमें ब्रह्मा जी मिले, हमारे मन में आशा के फूल खिले, साष्टांग प्रणाम किया, प्रसन्न हो अमृत पिया, फिर दुख से द्रवित नारी है पीड़ा सुनाई। फिर द्रवित, अब पुरुष क्या लिखेगा ऐसी पीड़ा जो हम लिख रहे हैं। फिर दुख से द्रवित नारी हृदय की पीड़ा सुनाई, प्रभो 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 नारी पुरुष में इतना भेद किया तुम्ही ने इसका है खेद। पुरुष का मन इतना चंचल बनाया, पुरुष का मन इतना इतना चंचल बनाया कि पतिव्रता का भी अंचल ना आया। पत्नी तो उसकी अचल संपत्ति है, पत्नी तो नंदिनी, पत्नी तो उसकी अचल संपत्ति है, जो चल दे अधर में तो होती विपत्ति है। जानते हो तुम भी पुरुष मन की गहराई, जानते हो तुम भी पुरुष मन की गहराई भंग करने विश्वामित्र की तपस्या मेनका बुलाई। स्वर्ग में क्यों अप्सराएं रखते हो? सवाल पूछा हमने, अल्पना सवाल पूछा, सुहासिनी सवाल पूछा कि स्वर्ग में क्यों अप्सराएं रखते हो? देवताओं की पत्नियों से भी नहीं डरते हो? स्वर्ग में क्यों अप्सराएं रखते हो? देवताओं की पत्नियों से भी नहीं डरते हो? सृष्टि की रचना का सिस्टम न भाया, क्यों अपनी रचना में प्रश्न चिन्ह लगवाया? स्वर्ग में भी सुरापान करवाते हो, स्वर्ग में भी सुरापान करवाते हो, सुरा और सुंदरी का मेल करवाते हो। स्वर्ग में भी सुरापान करवाते हो, सुरा और सुंदरी का मेल कराते हो। फिर क्या संकट हरोगे? नारी जाति के लिए क्या तुम कुछ करोगे? अंतिम 4 पंक्तियां सुनना। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो जैसा करना था कर दिया, जैसा करना था कर दिया। क्रिएशन लेडीज को है, यदि इस पर ऑब्जेक्शन तो अगली सृष्टि का भार किसी देवी को दूंगा, पुरुष हूं मैं भी पक्षपात तो करूंगा। इस जीवन में ऐसे ही एडजस्ट करो। अंतिम पंक्तियां, इस जीवन में ऐसे ही एडजस्ट करो। समझ गई? इशारों में बात करती है कविता। इस जीवन में ऐसे ही एडजस्ट करो, पुरुष मन को नहीं बार बार टेस्ट करो। इस जीवन में ऐसे, ब्रह्मा जी की बात बता रही हूँ, इस जीवन में ऐसे ही एडजस्ट करो, पुरुष मन को ही बार बार टेस्ट करो, क्योंकि टेस्टिंग में रिपोर्ट पॉजिटिव मिलेगी। आजकल कोरोना में पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि टेस्टिंग में रिपोर्ट पॉजिटिव मिलेगी। मैन माइंड कंट्रोल की मेडिसिन नहीं मिलेगी, जैसी कोरोना की नहीं मिल रही है। इस जीवन में ऐसे एडजस्ट करो, पुरुष मन को बार बार टेस्ट मत करो, पुरुष मन को नहीं बार बार टेस्ट करो, बार बार नहीं टेस्ट करो। टेस्टिंग में रिपोर्ट पॉजिटिव मिलेगी, मैन माइंड कंट्रोल की मेडिसिन नहीं मिलेगी। तो इस जीवन में तो हम लोगों को ऐसे ही काम करके दिखाना है कि देखो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम कहाँ क्या क्या बोल सकते हैं, कहाँ रस घोल सकते हैं। व्यंग्य में भी तीखा बोल सकते हैं, लेकिन उसमें भी मिठास घोल सकते हैं। हंसाते हंसाते कह सकते हैं अपनी बातें। और ढेर सारी ऐसी होती रहे हमारी तुम सबसे और श्रोताओं से, दर्शकों से मुलाकातें। थैंक यू। क्या बात क्या बात है। मतलब ब्रह्मा जी से भी संवाद कर दिया। वो याद आ रहा है ना अल्पना जी, दिव्या, जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो आज हमारी कवित्री दीदी जी ने ब्रह्मा जी को चैलेंज करके, और बिल्कुल जो जिसको कहते हैं ना, पुरुषों की बखिया उघेड़ के रख दी। बहुत बढ़िया। नहीं पढ़ने दी, सब टेलीविजन पे पढ़ने नहीं दी। बोले ना ये नहीं पढ़ सकती हो आप कविता। मैंने क्यों बोले नहीं, ये तो अलाउ नहीं करेगा हमारा डायरेक्टर, ये पढ़ने नहीं दी हमें कविता। सब टेलीविजन पढ़ने दी हमें। बोले ये कविता नहीं चलेगी ना। सारे तो डायरेक्टर में सारा तो मेल डोमिनेटेड है ना वो। तो हमें पढ़ने नहीं दी। हमने आज पढ़ ली। आज तो हम चार हैं। हमें कोई रोके? सुनने वाले सुने, नहीं तो सुनने वाले सुने, नहीं तो डिलीट कर दे। डिलीट मधुमोहिनी, डिलीट, कट कैमरा कट। हम तो ऐसी परंपराओं को काटेंगे, ऐसी मानसिकताओं को काटेंगे, ऐसी बातों को काटेंगे, ऐसे कंटकों को काटेंगे, ऐसे भावनाओं को काटेंगे, ऐसे विचारों को काटेंगे। केवल बिल्कुल अल्पना जी, पिछले इतवार के पहले कीर्ति दीदी आई हुई थी इसी कार्यक्रम में आपकी बात नंदिनी के साथ। तो कीर्ति दीदी ने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि कभी भी मुझे उन कवित्रियों से जो है वो मेरा जो वो था कंपटीशन था मेरा, वो उन कवित्रियों से नहीं था जो लिखती थी। मेरा कंपटीशन हमेशा दूसरी तरीके की कवित्रियों से था जो लिखती नहीं थी। तो ये बात दीदी जो कह रही है आज ना कि हम बोलेंगे, तो मुझे अचानक से वो बात क्लिक कर गई कि सच में मुझे अल्पना जी से कोई कंपटीशन नहीं है, मुझे दिव्या से नहीं है, मुझे मोहिनी दीदी से नहीं है, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। शायद इसलिए हम सब साथ बैठे हैं
सच में कंपटीशन उनसे है जो लिखती नहीं है और नाम मतलब जो है वो आप सब समझते हैं। और अगले प्रश्न के साथ मैं अल्पना दीदी जी के जी अल्पना जी के जी पास फिर आती हूँ। अल्पना जी के कोई वो पुरस्कार जो मन के बहुत करीब हो, छोटा सा ही हो लेकिन मन के बहुत करीब हो। जी पुरस्कार ईश्वर की बड़ी अनुकंपा रही कि साहित्य में इतना कुछ किया भी नहीं, छिटपुटी प्रयास किए थे और बहुत से ऐसे सम्मान मिले। मैं अनुग्रहित हूँ उन सभी के लिए। और लेकिन अभी वहाँ बीकानेर में हुआ था एक आयोजन, नागरी प्रचारिणी सभा है। अच्छा और आप अच्छा। देखिए कि मैं इतनी हैरत में थी कि मेरे पास फोन आता है किसी का कि आपका नाम सम्मान के लिए चयनित हुआ है और आपको आना है और आपको सम्मानित किया जाएगा। और हर वर्ष जो है हम 2 लोगों को सम्मानित करते हैं, 2 लोगों को। हाँ जी, एक मोइन शादाब थे और एक मेरा नाम था उसमें। अब मैं अच्छा हतप्रभ, अच्छा। मैंने उनसे कहा कि जी मैं माफी चाहूंगी लेकिन मैंने इतना कुछ नहीं लिखा है, मतलब ऐसे थोड़ा बहुत कहते नहीं, लेकिन हमने आपको सुना है, टेलीविजन पे देखा है और आपका काव्य पाठ और आपका अंदाज कविता प्रस्तुति का और आपकी गजलें अच्छी लगती हैं, बहुत रुचिकर। और इसीलिए और हम ये जो है हर बार खुद चयन करते हैं। मैं वाकई सच बता रही हूँ, मैंने कहा जी आपने ये जो शब्द बोले हैं अभी, मेरे लिए पुरस्कार यही हो गया है सबसे बड़ा कि सही जिस बात जगह है। पर आप मतलब बीकानेर जैसी जगह पर एकदम से इस तरह से नाम आना, जबकि मेरा तो ये मानना है कि अभी तो बस चल ही रहे हैं, छिटपुट काम कर रहे हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैं वहां गई तो वो एक मंदिर में कार्यक्रम था, सरस्वती माँ का मंदिर था और इतना अच्छा। अच्छा आयोजन था, मंदिर में आयोजन। और वो उनका ये कहना था कि यहाँ पर बड़े से बड़े साहित्यकार जो समर्पित रहे हैं निराला से लेकर के, और सब लोग यहाँ आ चुके हैं और कह रहे कि ये यहाँ पे वही आ पाते हैं जिनको माँ शारदे बुलाती है। और कह बुलाती रहे है। जो एक बार यहाँ पर आ गया वो वाह फिर वाह थमा वाह। नहीं है, उसका नाम ही हुआ है। यकीन मानिए मैंने इतना सौभाग्यशाली माना अपने आप को कि मतलब जैसे एक बच्चा नहीं होता है कि अचानक से उसे बहुत कुछ मिले जैसा ना, मिल जाए। कि हाँ। अनजाने अनदेखे लोगों के बीच में वो मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, तो इससे बड़ा कीमती और क्या सम्मान होगा। वैसे तो बेस्ट एंकर का भी मिला, मुख्यमंत्री के हाथों मिला और भी बहुत सारे अवार्ड मिले, लेकिन वो मेरे लिए बेशकीमती सम्मान था। और उनके वो शब्द जब उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो एक बार आ गया है वो फिर थमा नहीं है, वो हमेशा आगे ही बढ़ा है, हमेशा कानों में गूंजते हैं। और मैं तो सोचती हूँ माँ शारदे ने ही मतलब बुलाया शायद से उस धरती पर। बहुत अच्छा लगा था मुझे, बहुत ही यादगार बिल्कुल रहा। सही बात है। हम हमेशा थैंक यू, कहते बहुत हैं अच्छा लगा। कि 24 जी 24 घंटे में एक बार माँ शारदे हमारे जिह्वा पे आती हैं, तो बिल्कुल ईश्वर करे उनके जिह्वा पे आए। और मैं तो बिल्कुल 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 हृदय के बिल्कुल तल से और सच्चे मन से बिल्कुल प्रार्थना करूंगी कि एक दिन हम आपको फिल्म फेयर में भी कुछ अवार्ड लेते हुए अरे देखें। शुक्रिया तो और हम बहुत शुक्रिया। बहुत जो है वो गर्व से कहे कि ये अल्पना सुहासिनी जी हैं, इनको हम जानते हैं, ये हमारी सखी हैं। और ये आप यही लोग जो मेरा है दुआ गर्व हम हैं, आप लोग मेरी दौलत हैं और आप लोग मेरा गर्व हैं। मेरे लिए तो आप लोग सबसे बड़ी पूंजी हैं, आपके शब्द बेशकीमती हैं। अनुग्रहित हो, अनुग्रहित। जी बिल्कुल भी। और मैं हमेशा मधु दीदी, दिव्या, अल्पना जी, मैं हमेशा से यही मानती आई हूँ, संस्कार भी ऐसे मिले कि सबको साथ लेकर के चलना है। और मुझे लगता है कि सब साथ बढ़ेंगे तो साथ बढ़ेंगे ही। क्योंकि देखिए हमारे जो सनातन धर्म है ना, उसमें हमारा कोई भी जो संस्कार होता है, जो हमारे सनातन धर्म के संस्कार होते हैं, उसमें भी कोई भी कभी अकेला व्यक्ति नहीं रहता है। वो जन्म हो, वो मृत्यु हो, वो विवाह हो, वो मुंडन हो, वो जनेऊ हो, हमारे सभी संस्कारों में हम समाज को और घर को जोड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आगे बढ़ना, प्रगति करना भी एक तरीके का संस्कार है। इसमें भी सबका बिल्कुल साथ होना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल इस संस्कार को संस्कार के साथ आगे बढ़िए। और एक बात और बिल्कुल। कहूंगी और मधु मोहिनी दीदी के पास फिर आऊंगी कि अभी अल्पना जी ने कहा, मधु दीदी, कि बहुत ज्यादा मैंने नहीं लिखा है, जो भी छोटा बहुत लिखा है। मेरा ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत तौर पे, कि क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती, हमेशा क्वालिटी ही महत्वपूर्ण होता है। गुणवत्ता जो है वो हमेशा से ज्यादा होता है। कम लिखिए लेकिन अच्छा लिखिए। दीदी, इसके बारे में आप हम जैसे नए लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या मतलब बिल्कुल कुछ राय देना चाहेंगे? क्या लिखे? क्वालिटी होनी चाहिए।
दो बातें बताना हाँ, चाहती हूँ क्वांटिटी। एक हाँ, कविता ना तो क्वालिटी से मतलब है ना क्वांटिटी से मतलब है। सवाल ये है कि पंडित राज जगन्नाथ का कविता के संदर्भ में एक वाक्य की वाक्यम रसात्मकम काव्यम। कविता क्या है? रस से युक्त अगर एक वाक्य भी है तो वो कविता है। अब बहुत लंबी गाथा पढ़ते चले जाएं, उसमें कोई रस नहीं आए तो ना तो सुनने वाले के टाइम है ना कहने वाले के पास टाइम है, कोई मतलब ही नहीं है अपना भी समय। और अब तो मैं इस लेवल पर पहुंच चुकी हूँ, मैं साधना करती हूँ, शिवयोग साधना नंदिनी, तो मुझे लगता है कि किसी का समय भी अगर हम खा रहे हैं तो ये भी हम अन्याय कर रहे हैं, है ना? समय भी खा रहे हैं। तो हम अगर फालतू कविता पढ़ के फालतू बोल कर अगर किसी का समय ले रहे हैं और उसको कोई आनंद नहीं मिला तो क्या मतलब हुआ हमारे लिखने का, और क्या मतलब हुआ हमारे दिखने का, और क्या मतलब हुआ हमारे बोलने का, और फालतू कानों में ऐसा कर्कश रस घोलने का। समझ में आया? तो जो भी बोलो सार्थक बोलो, चिंतन भी सार्थक हो, मनन भी सार्थक हो। हाँ, कविता की जो भाषा हो वो एक आम आदमी के समझ में आ जाए बस। एक पुस्तक की भाषा होती है, एक पुस्तक की भाषा होती है। तो हमें उस तक पहुंचने के लिए बिल्कुल साधारण से शब्द, और आजकल तो अंग्रेजी के शब्दों को हम मिला रहे हैं क्योंकि भाषा हमारी मिली जुली है, तभी एक हमारी जनरेशन समझ पाएगी। इसमें जितने भी आजकल मैं प्रोडक्ट के लिए जो कुछ भी मेरे मन में आ रहा है मैं कहना चाहती हूँ, चाहे वो चाय पीऊँ तो, कढ़ाई में पकाऊँ तो, कुछ भी करूँ तो मैं आजकल यू शेप कप एंड सॉसर जैसे ही किया सर को ऑफर, कहने लगे वाह वंडरफुल मैम। मैंने कहा हाँ सर यही है श्री एंड जैम। तो मैं कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि डिमांड है, लोगों की समझ में नहीं आएगी। मैंने थोड़ा थोड़ा कठिन लिखा कि सुपात्र भी हैं सुपुत्र भी हैं, तो उन्होंने कहा जी कविता जनता की समझ में नहीं आने वाली। तो हमें वो बातें करनी है जो जनता तक पहुंचे, जनता के दिल तक पहुंचे, उनको रस मिले, तब तो कोई फायदा है ना बोलने का भी। बस इतना कहना चाहूंगी। और कुछ ना कुछ कविता में कुछ सार्वभौमिक होना चाहिए। ये नहीं कि आज हमने मंत्री पे पढ़ लिया कल तो उतर जाएंगे। वो ऐसी कविता हो जो जीवित रहे, जो विचार है ना, विचार सत्य विचार है, सत्य अगर आज भी सत्य है तो कल भी सत्य है, वो शाश्वत रहेगा। धर्म है शाश्वत रहेगा, प्रेम शाश्वत है, दया शाश्वत है, करुणा शाश्वत है, संवेदना शाश्वत है, सहानुभूति शाश्वत है। जो भी मानवीय गुण हैं वे सदा रहेंगे। उन पर विचार करें, उस पर चिंतन करें, उस पर लिखें और उसी के रंग में दिखें, तब तो कविता है। अब आज हमने इन पे लिख ली, कल हमने उन पे लिख ली, परसों उन पे लिख ली, आज हमने उन्हें खुश कर दिया, आज हमने इन्हें खुश कर दिया। मैं इसे कविता कतई नहीं मानती। ये तो बस अपना पैसों का खेल खेल के और उसके बाद में अपने बिठाते हैं सारे लोगों को और आते हैं अपनी अपनी बात करते हैं। ये ठीक है, कटाक्ष भी एक जरूरी है, सामाजिक विसंगतियों पे कहना बहुत जरूरी है, लेकिन कविता का काम तो ये है कि दिशा दिखाना, दशा दिखाना, फिर दिशा दिखाना। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, मैथिली शरण गुप्त कहते थे, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो हम जो भी कुछ कहते हैं वो सार्थक भी हो, उपयोगी भी हो, अनुकरणीय भी हो, श्लाघनीय भी हो, प्रशंसनीय भी हो और सार्वभौमिक हो, सार्वकालिक हो। जी दीदी, बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत अच्छा संदेश दिया। दिव्या के पास आना चाहूंगी। दिव्या, वक्त जो है वो अपनी रफ्तार से चल रहा है और कुछ 20 मिनट हमारे पास बचे हैं, हम थोड़ा थोड़ा सुनेंगे भी सबको। एक प्रश्न लेकर के आपके पास आती हूँ कि अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो फेसबुक पे अब बहुत जो है वो विकराल रूप ले चुकी है। जैसा कि दीदी ने अभी कहा कि जिसको मन होता है वो जो कह देता है। देश में कोई घटना हुई, अगर हम उस पर कविता लिख के पोस्ट नहीं करते तो हमें इनबॉक्स, हमें कवि, हमारे कवि होने पर प्रश्न चिन्ह लगता, अरे देश में ये घटना हो गई, आपने कविता पोस्ट नहीं की। तो क्या जरूरी है कि हर बात में हम अभिव्यक्ति की आजादी दिखाएं, हर बात में हम कविता लिख करके फेसबुक पे आए? ये जरूरी है, तभी हम कवि हैं, वरना हम कवि नहीं हैं। हाँ दीदी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि अभी समय बदल चुका है, लोगों की सोच बदल चुकी है और इससे अधिक युवा पीढ़ी की भी सोच बदल चुकी है। और हम, क्योंकि पाठ्यक्रमों के से सच साहित्य हट गया है। हम पहले जब पढ़ते थे हमें साक्षात्कार मिलता था, युग चेतना का रूप मिलता था हमारे पाठ्यक्रमों में, वो सब हट गए हैं। तो ये पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला भी खत्म हो चुका है और जरूरत के समय हमारे पास गूगल पंडित जी भी मौजूद हैं। तो ये युवा मनोरंजन की तलाश करता है और ये जो आप बता रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी की, हम जरूरी नहीं कि हम हर विषय पे लिखें। हमें पूरी आजादी होनी चाहिए कि हम किस विषय पर लिखना चाहते हैं। कोई हमें जबरदस्ती नहीं कर सकता इस क्षेत्र में।
इसमें पूर्ण अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, मेरा मानना यही है। और मैं चाहती हूँ कि युवा जो अभी जो ये दौर चल रहा है, जिस साहित्य के प्रति रुझान खत्म होता जा रहा है, तो मैं चाहूंगी कि लोग पढ़ें, लिखें और धीरे धीरे उसमें रमने की कोशिश करें। जी दिव्या, अल्पना जी आपसे भी कुछ इस पे विचार जानना चाहूंगी कि जरूरी है कि जी हम हर घटना को पर कविता लिख करके सोशल मीडिया पे डालें, और कभी कभी नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे इतना ज्यादा मतलब स्वतंत्रता ली जा रही है और इस हद तक शोषण हो रहा है, मैं कहूंगी शब्दों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कुछ भी जैसे भी बना बना के और परोस दिया। मतलब हम बिल्कुल भूल गए हैं कि हर बात में संवेदना मायने रखती है। जब मैं पत्रकार थी तो हमारे ये नियम हुआ करते थे कि अगर किसी लड़की का रेप होता है तो उसकी ना तो तस्वीर लगेगी और ना उसका नाम जाएगा। लेकिन अब तो धज्जियां उड़ चुकी हैं, धज्जियां उड़ चुकी हैं और इतना दुख होता है। कोई गरिमा नहीं, कोई मर्यादाएं नहीं, कोई भी नैतिक मूल्य नहीं, और बस किसी भी परिवार की बात है उनको वो ताउम्र भुगतेगा परिवार। हमारी 2 मिनट की रचना धर्मिता उसकी जिंदगी तबाह कर देगी, ये हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं। और मतलब हम गजल गाने का भी इंतजार नहीं करते। देखिए हैरत की बात तो ये है कि विश्लेषक हो गए हैं हम, सब कुछ हो गए हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हम निर्णय सुनाने वाले निर्णायक भी हो गए हैं। हम पूरी तस्वीर अपने मनो मुताबिक परोस देते हैं। और चाहे वो मीडिया है, मैं मीडिया की भी इस मामले में मतलब मैं सच कहूंगी सोशल मीडिया की भूमिका तो संदिग्ध है ही है, साथ ही जो मीडिया ने इन दिनों रूप दिखाया है ना टीवी चैनलों पर जो हुआ है वाकई दुखद है। और हम पता नहीं किस दौर में जा रहे हैं। और उनका तो खैर समझ आता है कि वो जो है संचालित हैं किन्हीं किन्हीं लोगों के हाथों, कठपुतलियां बने हुए हैं। लेकिन हम जो सोशल मीडिया पर हैं, ऐसे में हम लोगों का दायित्व 10 गुना बढ़ता है। हम उनका विरोध करें, हम इंतजार तो करें, स्थिति है क्या, मामला हुआ क्या है। जरूरी नहीं है हर बात को लेकर के और परोस देना, तुरंत एफबी पर डाल देना, और या हम नहीं बोलेंगे तो पता नहीं पिछड़ गए, हम तो पीछे रह गए। और उकसाने वाले लोग कि भैया आज ये चुप है, बुद्धिजीवी वर्ग चुप है, आज बुद्धिजीवी वर्ग नहीं बोल रहा है। पेशेंस मतलब सहनशीलता गई कहाँ नहीं समझ आता। सोशल मीडिया इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है। अभी आपने शायद अगर एक उदाहरण देखा हो, बाबा का ढाबा करके एक जो है वीडियो डाला गया, क्या कमाल का। हम ऐसा सार्थक इस्तेमाल क्यों नहीं करते इस मंच का? सार्थक इस्तेमाल इतना बढ़िया हो सकता है तो क्यों नहीं करते हैं हम? लेकिन अफसोस वाकई दुखद स्थितियां हैं और हर किसी के घर को ऐसे उड़ा देना चिंदी चिंदी करके उनके अस्मिता को, ये उसका बार बार शोषण और बार बार बलात्कार है। मैं तो ये कहूंगी बहुत दुखद स्थितियां। बिल्कुल बहुत दुखद। बिल्कुल अल्पना जी, मैं एक बात साझा करना चाहूंगी। कुछ घटना हुई थी, मैं घटना का नाम नहीं लूंगी। 4-5 महीने पहले बहुत सारे लोग उस पे कविता लिख लिख करके, कुछ व्यंग लिख करके, फोटो के साथ सब डाल रहे थे। तो 3-4 मैं चुप रही, मैंने 4-5-6 दिन तक कुछ पोस्ट नहीं किया। तो मेरे पास एक बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति का मैसेज आता है कि क्या आपको श्रृंगार ही लिखने आता है? इस वक्त आपको कुछ लिखना नहीं है, श्रृंगार ही लिखना है? मतलब देश में ऐसी बात होगी, इतना लोग लिखे। मैंने कहा कि देखिए, जरूरी नहीं है कि घर में अगर किसी की लाश पड़ी हो तो हम चिल्ला चिल्ला करके रोएं तो ही हम दुख व्यक्त करें। मैं अपनी बात बताती हूँ अल्पना, जब मेरी माँ गुजरी तो मेरे पास इतनी जिम्मेदारियां थी कि मैं रो नहीं पाई। मैं बहुत सारे दोस्तों से अपने जो मेरे बहुत प्यारे, बिल्कुल मैंने मेरी जो बिल्कुल हाँ मेरे जो करीब हैं, जो 2-4 सहेलियां मेरी करीब हैं, वो जानती हैं कि माँ को कैंसर हुआ और लास्ट स्टेज में पता चला। वो सिर्फ 30 दिन थी और मैं घर में बड़ी बेटी हूँ, मेरे पिता भी नहीं है। तो वो जब उसने अंतिम सांस मेरी गोद में ली तो मुझे रोना मुझे आया ही नहीं आया। क्यों से मुझे सारे रिश्तेदारों को इन्फॉर्म करना था और उसके 1:30 बजे उसकी डेथ हुई थी। उसके सूरज डूबने से पहले उसका संस्कार करवाना था। फिर हमारे वहाँ होता है घर साफ कराना है, शाम को चूल्हे पे दाल चावल आलू उबाल के सब्जी चोखा खाना होता है, हमारा अपना गोरखपुर का जो कल्चर। तो फिर रिश्तेदार आए हैं, उनको ठहराना है, उसकी कार्य क्रिया की बातें करनी है दोनों भाइयों। मैं आज तक रो नहीं पाई हूँ। तो क्या मुझे दर्द नहीं है मेरी माँ के जाने का? बस मैंने इतना दबा दिया था जी।
जी, तो मेरे मैंने भाई बस का इतना ही उनको एक हाँ, मेरे जी भाई का बोलिए। देहावसान हुआ था और वो सिर्फ 47 साल के थे, अभी 2 साल पहले की घटना है। और साहित्यकार थे वो। और मतलब घर में मैं और मेरे भाई हम दोनों को ही शौक था। उनकी लाश हमारे सामने हॉस्पिटल में पड़ी थी। उस समय सबसे बड़ा मुद्दा था कि माँ को कैसे सुबह होने कैसे तक संभाला पता ना चले, पता ना चले। मतलब माँ को नहीं पता लगना चाहिए। लाश घर लेकर के आए और आकर के आप मुझे आज भी वो दृश्य याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भाभी जो कि उनकी पत्नी थी, मैं, हम सारे लोग ऐसे बैठ गए चुप। मम्मी कह रही वापस क्यों आ गए हॉस्पिटल से? कि नहीं नहीं कुछ नहीं, दूसरे हॉस्पिटल लेके जाएंगे। आप ये देखिए घर में बाहर की तरफ लाश पड़ी है भाई की और हम अंदर दिखा रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। तो जिम्मेदारियां बहुत कुछ करवाती हैं जब आप जिम्मेदारी माने। अभिव्यक्ति की माने। आजादी के नाम पर जिम्मेदारी छोड़ दी गई हैं। जिम्मेदारियां ले ही नहीं रहे असल में हम लोग। मैं समझ सकती हूँ आपकी इस बात को बिल्कुल। जी, बिल्कुल। और मधु दीदी, मैंने सिर्फ यही कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि हम किसी के मरने पे अगर अ, चित्कार करके रोएँ तो ही हमें कष्ट है, कभी-कभी मौन भी बहुत कष्ट देता है। और मेरा व्यक्तित्व ऐसा है कि जब मैं बहुत दुखी होती हूँ तो मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ, मैं शांत हो जाती हूँ। ये मेरा मेरी भी व्यक्तित्व है, मैं चुप हो जाती हूँ। मेरी 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 भी मदर की डेथ हुई थी, तो मैं दिल्ली से गई थी। जब तक उनकी डेथ ही नहीं हुई जब तक मैं नहीं जा पाई। आप सोचो, मैंने उनको एडमिट किया, मैंने उनको जितना संभव था उनकी 2-3 दिन सेवा की। और मुझे पता लग रहा था मेडिटेशन में कि वो जाने वाली है। मैंने घर आके सारे इंतजाम किए। उनकी डेड बॉडी भी आ गई, मैं बिल्कुल भी नहीं रोई। मुझे दिख रहा था, मैं केवल 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 गीता के मंत्र पढ़ रही थी। उनकी सहेलियां आई, मुझे देख के डर रही थी कि बिल्कुल रो नहीं रही, क्या हो गया मधु मधु बार बार ऐसे करे। मुझे था कि मुझे रोना नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है कि जितना आत्मा जब जाती है तो शांति से जाने दो। तो कई बार हम अपने आंसुओं को इतना पी जाते हैं कि हमारे भावनाएं एक तरफ रख जाती हैं। हमें जिम्मेदारी उनके जाने का दुख तो मनाना ही नहीं था हमें। तो हमें था कि हमें अपनी यात्रा, जो हमने पढ़ा है, जो हमने गीता में पढ़ा है, जो हमारे पिताजी ने पिता और माँ ने सिखाया, बिल्कुल नहीं आंसू, एक आंसू नहीं आया। ये बात अलग है कि आराम से जब हम वापस आ गए करके, कई बार रातों में फूट फूट कर रोए। एक कविता भी लिखी है जो रात को 1 बजे उतरी है, बहुत शानदार कविता है, माँ के लिए पिताजी के लिए, और लंबी है वो, तो इसमें आ भी नहीं सकती और इस समय मुझे याद भी नहीं है। तो भावनाओं के लिए तो जरूरी नहीं है कि कोई जाए तो हम जोर जोर से चीखें चिल्लाएं तभी हमारा दुख है। नहीं, दुख तो अंदर रहे। अच्छा है कि किसी को ना दिखाई पड़े। दिखाई पड़ता है तो लोग संवेदना भी मिलती है और बहुत कुछ ऐसा भी मिलता है जो हमेशा के लिए दुख बन जाता है। समझ में आया? ऐसा भी होता है जीवन में। तो वो बिल्कुल। बड़े बड़े ऐसे थोड़ी लिखे हैं, निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए। तो जीवन में इतने सारी जो क्रम चलते हैं, अच्छा है कि अपना आंसू अंदर बहते रहे और हम लेखनी से ही कुछ कुछ कहते रहे, और लेखनी हमारा दृश्य दिखाती रहे, और लेखनी समाज को सच्चाई दिखाती रहे, बताती रहे। क्या मेरा तो बात। यही मानना है। लोग तो कभी भी किसी भी तरह शांत हो ही नहीं सकते। उन्हें तो आपको एक चिंगारी भड़कानी है, आप बोलिए तो उनको आनंद मिलेगा। आप चुप थी ना नंदिनी जी? चुप थी, क्यों चुप थी? बोलिए ना, इस बारे में बोलिए, उस बारे में बोलिए, उस बारे में बोलिए, बोलिए, कुछ तो बोलिए। आप चुप मत रहिए। समझ में आया? उनको तो आनंद लेना है। उनको मतलब नहीं आप कितने शोक में हो, आपको माँ का कष्ट है, आपको पिता का कष्ट है, आपको परिवार की जिम्मेदारी है। नहीं, उनका काम तो आप उनका मनोरंजन करो। कहानी लिख रही, क्यों नहीं लिख रही हो, इस पे लिखो, उस पे लिखो। नहीं, जो दिल करे वो लिखो, किसी की बातों में मत आओ। जब मन करे तो लिखो, मन ना करे तो बिल्कुल बहुत दिनों तक फेसबुक पे मत जाओ। मैं तो बहुत बहुत दिन तक नहीं जाती, मन आता है रोज जाती हूँ। किसी ने मेरा नाम मैं भी। नॉमिनेट कर दिया तो मैं रोज एक उठा के डाल देती हूँ, ऐसे करके, ऐसे उठाती हूँ, ऐसे डाल देती हूँ। कोई नहीं कि यही जानी चाहिए, नहीं, जो मन। एक फोटो चिपकाया, एक कविता डाली, लो जी, हो गया जी, हो गया। कहीं छापो, कुछ भी छापो, मेरे मन में जो, क्या करा जाए। ऐसा भी कई बार बिल्कुल ऐसी सही, मजबूरी दीदी। बिल्कुल सही जी, कह रहे हमने हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। आपका नाम डाल दिया जी, डाल दिया, डाल दो, चलो ठीक है, हम तुमसे नाराज भी नहीं है। हम तुम्हारी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, मैराथन को आगे बढ़ा रहे हैं, जितना संभव है कर रहे हैं, जितना कर पाएंगे कर पाएंगे। अब हम हर रोज छाटे, क्या हाँ। डांटे, क्या पढ़े, क्या पढ़े, हम एक उठाते चिपका देते, एक नया फोटो चिपका देते, क्या करें। कोई वो दीदी ने कोई मैं काम बहुत मन से नहीं भावुक हो करने गई करते। थी। मैं तो बहुत भावुक हो गई थी, दीदी ने बिल्कुल हंसा दिया मुझे। हंसा दिया। सही है। कोई भावुक जी बिल्कुल। भावुक और हो ना रात में अपने भगवान जी के आगे भावुक होना, समाज के आगे भावुक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या आंसू बात मैं किसी है, के सामने बस मत क्या बात। निकालो, उसके आगे, उसके मेरी आगे। तो दीदी, मेरी तो लड़ाई ही अल्पना जी कान्हा जी से होती है। मैं उनकी बहुत बड़ी क्या बात। कुछ नहीं क्या कहूंगी। बात। मेरी तो क्या लड़ाई भी उन्हीं से होती है, मेरी तो दोस्ती हाँ, भी उन्हीं उन्हीं से से होती होती है, है, मेरी उन्हीं से। सारी शिकायत भी बस बस वही बस होती। जब मैं बस। घी हाँ की हाँ बाती और धूप जलाती हूँ तो ही मेरे आंसू भी निकलते हाँ, हैं। माँ बिल्कुल। के लिए भी उनके हाँ, आगे क्या ही बात। रोई, और क्या किसी के बात। बस आगे बस आंसू नहीं बस बस निकलते हैं। बस। और अरे अब अरे इस एक सुनो, कार्यक्रम को एक सुनो,
मरा मरा जप राम को पाया, मैं किसके पीछे पागल हूं सुन लो, मरा मरा जप राम को पाया, वाल्मीकि की बात कर रही हूँ, मरा मरा जप राम को पाया, मैं धारा जपूंगी तो पाऊंगी राधा, मरा मरा जप राम को पाया, मैं धारा जपूंगी तो पाऊंगी राधा, नेम से प्रेम के गीत लिखूं, नेम से प्रेम के गीत लिखूं, हर शब्द में श्याम सजाऊंगी राधा, नेम से प्रेम के गीत लिखूं, हर शब्द में श्याम सजाऊं, आजकल 1-2 दिन में खुलने वाले हैं, नेम से प्रेम के गीत लिखूं, हर शब्द में श्याम सजाऊंगी राधा, बाके बिहारी यही विनती, सुनो आठों ही आम में गाऊंगी राधा, आठों ही आम में गाऊंगी राधा, आठों ही आम में गाऊंगी राधा, प्यार में पागल हूँ किसके, प्यार में पागल हूँ किसके, कोई पूछे तो नाम बताऊंगी राधा, पूछे तो नाम बताऊंगी राधा, प्यार में पागल हूँ किसके, कोई पूछे तो नाम बताऊंगी राधा, पूछे तो नाम बताऊंगी राधा, क्या बात, पूछे तो नाम, बहुत आशिक मुझे आठों प्रहर खुद ही नचाता है, मेरा आशिक, समझ गई, मेरा आशिक मुझे आठों प्रहर खुद ही नचाता है, मेरा आशिक मुझे आठों प्रहर खुद ही नचाता है, वो जग की आपदाओं मुश्किलों से खुद हटाता है, मैं दिल के तार को जैसे ही उससे जोड़ लेती हूँ, मैं दिल के तार को जैसे ही उससे जोड़ देती हूँ, मेरे जीवन की वीणा के सभी सुर खुद सजाता है, मेरे जीवन की वीणा के सभी सुर खुद सजाता है। तो ऐसा आशिक अपने लोगों ने पाल रखा है, 24/7 उसी से कनेक्टेड है, बाकी कौन क्या करे हमारी जान, कुछ बढ़िया लिखेंगे, बढ़िया काम करेंगे, ऐसे बोलेंगे, इसी काम के लिए वो तो खुद ही दीदी से मिल करके तो बिल्कुल मैं एकदम उत्साहित हो गई हूँ। बीमारी ऊर्जावान हो गई हूँ, बीमारी से 1.25 महीने में मैंने न जाने मृत्यु के कितने गीत गजल लिख दिए, अब लग रहा है प्रेम लिखना मैं शुरू करने वाली हूँ। प्रेम, और मेरे पास तो प्रेम का पूरा भंडार है, वो आज तो हुआ ही नहीं, फिर कभी होगा, पूरा शोध है, पूरा प्रेम का तो बिल्कुल रखते हैं, किसी दिन ऐसे ही रखते हैं कवित्री सम्मेलन। बिल्कुल दीदी, रखते किसी दिन मेरे ढाई। जी दीदी। और दिव्या बहुत अच्छा लगा दीदी। दिव्या जल्दी से 1-2 मुक्तक सुना दो, फिर अल्पना जी से 3 मिनट का वक्त है हमारे पास। जी जरूर, मैं अपनी परिचय की पंक्ति आपसे सकती हूँ। दीदी सुनिएगा, बात चाहती हूँ। की खाई में गिरकर, कृष्णा की खाई में गिरकर संभली जब उस पार गई, उलझन की गुत्थी सुलझाई मुझको ही मैं मार गई, दिल की धड़कन ने बतलाया, दिल की धड़कन ने बतलाया तुम भी हो बेचैन वहाँ, तुम ही जीत लेने के भ्रम में, तुम ही जीत लेने के भ्रम में तुम पर ही सब हार गई, तुम ही जीत लेने के भ्रम में तुम पर ही सब हार गई। और एक पुस्तक आपके बीच पुनः रखती हूँ। मिल पाए ना नदी सिंधु से, मिल पाए ना नदी सिंधु से नहीं तमन्ना पूरी हो, मिल पाए ना नदी सिंधु से नहीं तमन्ना पूरी हो, अधर सूख जाए पर पानी मिले नहीं मजबूरी हो, चढ़े खुमार दिनों दिन दूना, चढ़े खुमार दिनों दिन दूना, निखरे रंग मोहब्बत का, बढ़े निकटता उतनी मन की, बढ़े निकटता उतनी मन की जितनी तन की दूरी हो, बढ़े निकटता उतनी मन की जितनी तन की दूरी हो। और एक छोटा सा मुक्तक और आपके बीच रखना चाहूंगी, सुनिएगा दीदी, आशीर्वाद मिले। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत शुक्रिया। पहली बार हुआ कुछ ऐसे मेरा मन यूं बह गया, पहली बार हुआ कुछ ऐसे मेरा मन यूं बह गया, तुम्हें देख कर मेरा मन यूं वृंदावन सा चहक गया, तुम्हें देख कर मेरा मन यूं वृंदावन सा
चहक गया। हम तुम यक्ष यक्षिणी जैसे, हम तुम यक्षिणी जैसे मेघदूत के प्रीत हुए। सांझ हुई साजन तुम आए, सांझ हुई साजन तुम आए, सारा आंगन महक गया। सांझ हुई साजन तुम आए, सारा आंगन महक गया, सारा आंगन महक गया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर भावपूर्ण अर्थहीन और सुर में तरन्नुम में बहुत सुंदर मुक्तक। दिव्या, अल्पना हमारे बीच नहीं है, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से, कुछ इश्यू से। और आप सभी श्रोता जो हमें 1.5 घंटे से देख रहे थे, सुन रहे थे हम सबकी बातों को, उसको सुनने के लिए, बने रहने के लिए आप सभी का मैं हम सबके तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद प्रकट करती हूँ। मधु दीदी के जितने रिश्तेदार, जो लोग भी देख रहे हैं, उन सबको भी मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। और बस चलते चलते 13 सेकंड का वक्त मेरे पास है, उसमें चलते चलते सिर्फ इतना ही कहूंगी कि कुछ ऐसा मत करिए कि आपके किसी भी वाक्य से, आपकी किसी भी वाणी से समाज में कोई जो है परेशानी हो। तो अगर आप सरस्वती के पुत्र या पुत्री हैं तो आपकी जिम्मेदारी कई गुना ज्यादा बड़ी हो जाती है कि अपने वाणी को और अपने वचनों को संयमित रखिए, अपना ख्याल रखिए, आसपास का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।